ले लेती हूँ। प्रणव, आपने बोला कि थैलियम की ज्यादा क्यों होती है इंडियम से, राइट? यस मैम। देखो, थैलियम और इंडियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना बच्चे, तो इसमें क्या होगा, एक बार आप चेक भी कर सकते हो, 4s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है। और आपको पता है प्रणव कि 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने का क्या मतलब है, कि जो आपका एफ ऑर्बिटल है उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है, खराब है। तो जिसकी वजह से आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा और जो आपका न्यूक्लियस होगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा बोल दो या जेड इफेक्टिव बोल दो, एक ही बात है, जेड इफेक्टिव बोल दो या अट्रैक्शन बोल दो, हम अट्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या सीखा था, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आप अट्रैक्शन को किससे रिलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए बोला जाता है कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, बिकॉज उसमें s का करेक्टर ज्यादा है, वो न्यूक्लियस के पास है। देन sp2 एंड देन sp3। आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए, s और p करेक्टर कितना होगा। सबको पता है s और p में 50-50% रहता है, sp2 में कितना रहता है, 33-67 का रेशियो रहता है, और sp3 में 25 का, और जितना भी बाकी रह जाएगा वो p करेक्टर होगा। पता है ना ये मैम चीज? हाँ जी बेटा। मैम वो गैलियम और इंडियम का, क्योंकि उन दोनों में डी ऑर्बिटल में आ रहा है ना हाँ, इलेक्ट्रॉन, तो नहीं आप उसमें देखो, गैलियम और एल्यूमिनियम बेटा, गैलियम और एल्यूमिनियम में है एक्सेप्शन। गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड थैलियम की इंडियम से। इनको कंपेयर करो आपस में, इधर देखो। मैम मैम डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, वही तो मैं मैम बोल रही हूँ। लेकिन हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। मैम लेकिन ना गैलियम का होता है 1.6 और ना इंडियम का होता है 1.7, तो जबकि हाँ, तो दोनों में। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा डिफरेंस? क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें भी कहीं ना कहीं होंगे डी इलेक्ट्रॉन्स। जब यस आप मैम, दोनों में जब आप होते हैं। बेटा एग्जैक्ट, अगर आप एनसीईआरटी की जब आप कोई भी ग्रुप पढ़ेंगे, अगर आप एनसीईआरटी की टेबल देखेंगे, देखो ये बनाई हुई, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाली टेबल बना रखी है हर ग्रुप के नीचे, ग्रुप 13, ग्रुप 14। तो यहाँ पे आपको ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पता चलेंगी, ठीक है। तो वहां पे आप देखेंगे ना, तो डाउन द ग्रुप, एक बार वंश ने भी बोला था कि नीचे जाते हुए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब है तो सही लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका रीजन एक ही होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर, किसी में एटॉमिक रेडियाई सिमिलर हो जाती है, या किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है प्रणव, कि थैलियम की इंडियम से ज्यादा क्यों होती है और गैलियम की एल्यूमिनियम से क्यों ज्यादा होती है। मैम ये तो पता है। हाँ बस मेरे को यही डाउट था ना कि गैलियम और इंडियम दोनों में डी ऑर्बिटल होता है, तो अगर हाँ दोनों में पुअर शील्डिंग हाँ, तो इफेक्ट लगेगा तो। ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जैसे अभी तुम बता रहे हो ना, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो इसी वजह से ही है डिफरेंस। ओके मैम। ठीक है बच्चा, ओके। लेकिन टेंशन ना लो, ये वाली चीज नहीं पूछेंगे तुमसे, है ना। ओके हाँ, मैम। बस ये जरूर कर सकते हो तुम, कि जब तुम एनसीईआरटी को रीड करोगे तो एक बार उस टेबल को देख लेना। जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें ग्रुप 14 पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो ग्रुप 14 में जैसे मैं तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रही हूँ, या एटॉमिक रेडिया, या आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता रही हूँ, तो एक बार ना जो मैंने ऑर्डर बताया वो, और जो आप टेबल में पढ़ोगे एक बार उसको देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो मैम ने बताया ऐसा ऐसा दे रखा है ना। तो उससे क्या होता है ना, ऐसी चीजें देखने से ना थोड़ा माइंड में ध्यान रह जाता है चीजें। मैम मैंने तो डायरेक्ट याद ही कर रखा है कि किसका कितना होता है, और ओ मैंने इसका लेंथ भी याद कर रखा है किसका कितना लेंथ होता है। हाँ, ये नहीं, ये वैसे लर्न करने की नीड नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि ब्रिजिंग बोन्स आर लॉन्गर देन आपके टर्मिनल बोन। लेंथ एग्जैक्ट आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा, टेंशन ना लो, है ना। चलो, यस मैम। एक बार ना मैं दोबारा से, हाँ कोई कुछ कह रहा है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो, एक बार मैं बता दूं, B2, हाँ चलो तुम पूछ लो, बाकी बाद में देखते हैं। वैसे तो वो मतलब किसी और चैप्टर से था, बट मैम इतना था कि जैसे मैम फिनॉल है, उसकी एसिड मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है हम्म अल्कोहल से। तो हम्म। मैम मैं इसका मतलब रीजन तो यही है कि उसमें OH अटैच्ड है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। मैं मतलब रीजन में जानना चाहती हूँ कि फिनॉल का क्यों ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर। ओके, हाँ जूबिया क्या हुआ, तुम बताने वाली हो क्या इसका आंसर? यस मैम, जब वो H प्लस लूज करता है तो जो कार्बोकेटायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबल होता है फिनॉल में। कार्बोकेटाइन नहीं, कार्बोनाइन लगाऊं चाटा। मैम कार्बन है ये मैम, सॉरी। देखो, चलो मैं माफ बता देती कर हूँ, दो। प्रिया इधर देखो बेटा, ये आपके यस पास फिनोल है, और ये आपके पास अल्कोहल है, राइट।
तो आप Yes, क्या ma'am. करते हो, एसिडिक नेचर में आप क्या देखते हो, H प्लस को निकाल देते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दोनों जगह से मैं H प्लस को रिमूव कर देती हूँ, और H प्लस को निकालने के बाद हमें पता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर्टिकुलर स्पीसीज पे, है ना। तो अभी Yes, हमें ma'am. ये देखना होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया है किसी पे भी, या जो भी कार्बन आयन बना है, वो किसी फैक्टर से स्टेबलाइज तो नहीं कर रहा। अगर वो किसी फैक्टर से वो स्टेबलाइज कर रहा है, इट मींस उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर देखो, यहाँ पे तो ये भैया जी लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो पहले ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये तो डिस्टेबलाइज हो गया सिस्टम। लेकिन इस केस में क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज आए ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इट मींस क्या हुआ कि जब हम फिनोल का H प्लस निकालेंगे वो ज्यादा स्टेबल बनेगा फिनोक्साइड आयन, while in case of alcohol जब हम उसका H प्लस निकालेंगे, जो R ग्रुप है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। दैट इज व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Thank you, ma'am. आ गया समझ. ग्रेट। चलिए, मैं कह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर ना एक बार यूं इसलिए आई हूँ B2H6 के ऊपर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। B2H6 को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन बोलते हैं, है ना, डाइबोरेन बोलते हैं। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, मैंने आपको ना कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैं एक बार ना इसको रिपीट कर रही हूँ और एक चीज मैं और ऐड कर रही हूँ उसमें, तो आप लोग देखना, हो सकता है कि वो कल चीज शायद मैंने उल्टी बोल दी हो, मतलब गलत बोल दी हो, एक बार देखना। सबसे पहले तो इसमें 2 BHB ब्रिजिंग बॉन्ड होंगे, दिख रहा है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, BHB है ना, तो मैंने वो लिखवाया था, तो आप लिख देना 2 BHB यूनिट जो होंगे वो ब्रिजिंग बॉन्ड्स के होंगे, 4 आपके टर्मिनल बॉन्ड्स होंगे, है ना, और 2 आपके क्या होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 आपके होंगे ये वाले 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात हो गई थी हमारी कल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसके बाद हमने क्या देखा कि मैक्सिमम कितने एटम्स प्लेन में होंगे, 6 एटम्स जो होंगे वो प्लेन में होंगे, कौन से 4 टर्मिनल वाले हाइड्रोजन और 2 बोरोन एटम, तो टोटल आपके 6 एटम्स जो होंगे वो प्लेन में होंगे। ये वाला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड्स है वो लॉन्गर होंगे आपके टर्मिनल वाले से, जिसकी आपकी ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, 134 पिकोमीटर होगा आपका BH जो आपका ब्रिजिंग है उसकी बॉन्ड लेंथ, और जो BH आपका कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम है, ठीक है। एंगल भी आप ध्यान रखना, 97 डिग्री और 120 डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने ना एक लाइन बोली थी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख लो एक बार, पहले मैं लिख देती हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। लिखो, ब्रिजिंग बॉन्ड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिजिंग बॉन्ड्स आर longer and stronger than टर्मिनल बोन्स। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो, देखो ये वाली बात मैंने आपको कल बोल दी थी कि ब्रिजिंग बोन्स लॉन्गर क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या बना है, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है ना। मैंने आपको बोल दिया था कि क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग से बना है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। और क्योंकि जबकि ब्रिजिंग वाले के केस में क्या है, H लटक रहे हैं, एक ऊपर से एक आगे की तरफ बना हुआ है और एक पीछे की तरफ है ना, अबव और बिलो द प्लेन है, उसका एंगल क्या है, सॉरी उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है। लेकिन एक चीज मेरी ध्यान से यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ब्रिजिंग बोन्स लॉन्गर होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं। अगर आप किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे, जनरली हमारी बुक्स में ना कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि ब्रिजिंग बोन्स आर लॉन्गर एंड वीकर। लेकिन कल मैं एक बुक देख रही थी, मतलब जेडी ली, सुना है ना आप लोगों ने नेम, जेडी ली सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। जेडी ली की एक बुक है, उसके अंदर क्या स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि जो डिसोसिएशन एनर्जी है, लिख सकते हो आप, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ब्रिजिंग बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ टर्मिनल बॉन्ड्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिजिंग बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू टर्मिनल बॉन्ड, जबकि हमें हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मैम कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको ज्यादा ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसोसिएशन एनर्जी की, क्योंकि देखो इसका रीजन सुनो क्या है, देखो जो ये बॉन्ड बने हुए, देखो 2 तो ऊपर की साइड बने हुए हैं, मतलब अबव द प्लेन है, और 2 नीचे की तरफ है। यानी कि क्या हुआ
प्लेन में नहीं है आपके बॉन्ड, जो ओवरलैपिंग जोन है वो डिफरेंट है, हाँ या ना, पहले बोलो। एक नीचे की साइड Yes, ma'am. है, एक ऊपर मतलब एक आगे की साइड, एक पीछे की साइड, यानी कि दोनों का ओवरलैपिंग जोन क्या डिफरेंट है। तो इस जोन को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि जो टर्मिनल वाले हैं वो सारे प्लेन में है, कि भैया एक बार मैंने एनर्जी दी तो ये टर्मिनल वाले एक ही साथ टूट गए। लेकिन ब्रिजिंग में क्या है कि आपको वेज वालों को तोड़ने के लिए अलग देनी पड़ेगी एंड डैश वालों को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई dissociation energy of bridging bonds are greater than dissociation energy of terminal bond. That is why I have written here bridging bonds are longer and stronger than terminal bond. तो ये वाली बात आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना और कभी मत भूलना। क्लियर होगी ये वाली चीजें? Yes, ma'am. सिर्फ इतना ध्यान रखनी है, बेशक सारा भूल जाओ। जूही वो आपकी गलती है ना बेटा, अटेंड करनी चाहिए थी ना। तो अगर नहीं अटेंड की है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने किसी क्लासमेट से आप वो ड्राइव लिंक मांगो, या तो सर से मांगो या फिर मुझसे भी ले सकते हो, ठीक है। यू कांट से कि मैम कल नहीं आई थी समझ में नहीं आ रहा, ऑब्वियस ही बात है समझ में नहीं आएगा। इट्स बेटर कि अभी ये क्लास लीव करके कल वाली वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आओ। ओके, ये हो गया था, ये सब हो गया था। ओके, एक मैंने ये भी बताया था, इसमें कुछ गलती नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक था। बस ये ध्यान रखना जो आपका AlCl3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना। तो ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बनाता है, जल्दी बोलो। टू अचीव स्टेबिलिटी इट फॉर्म्स डाइमर। ठीक है बच्चा, ये हम और कहाँ पढ़ेंगे, अभी एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे उसमें जेई मेन में, नीट में, जो हम एस ब्लॉक में भी करने वाले, लेकिन आप 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व कर लेंगे ग्रुप 13 के। बोराजीन भी मैंने बता दिया था ना मैंने। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम बता दिया था। एक रिएक्शन है, मतलब वो नीट में नहीं आई हुई लेकिन जेई में आई हुई है, B3N3H3Cl3। जब आप रिएक्शन कराते हैं इसकी LiBH4 के साथ, लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, बोराजीन मिलता है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको क्या मिलता है, B3N3H6, यानी कि आपको पता है ये हाइड्राइड आयन है, और जैसे ही अटैक करेगा ये Cl सारे बाहर निकल जाएंगे और उसकी जगह H लग जाएगा, तो आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन मिल जाता है। ये एक रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना। और अगर मैं इसकी रिएक्शन, सपोज मैं इसको A नाम दे रही हूँ, अगर मैं इसकी रिएक्शन B3N3H3Cl3 की रिएक्शन कराती हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो इसमें क्या होगा, ये Cl रिप्लेस होके क्या लग जाएंगे, जल्दी बोलो, CH3 लग जाएंगे। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि Cl क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, अटैक मारेगा और बाहर निकलेगा। तो ये वाली रिएक्शन फॉर जेई मेन, लेकिन नीट वाले भी। ठीक है बच्चा, आगे चलूं। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. कल हमने कहाँ कर लिया था, हाँ यहाँ पे आ गए थे हम बोरेक्स बेट टेस्ट पे। तो देखो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मतलब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। मैम मैंने एक बार कल पीछे दिखा पढ़ाया देना। था। हाँ जय किशोर, बच्चे क्या हुआ? मैम एक बार पीछे दिखा देना। हाँ बस ये लो देख लो। मैम हो गया। ओके, आज नहीं आया क्या वो आशुतोष? ओके चलिए देखिए। ओके अभी देखो बोरेक्स बीट टेस्ट, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, मतलब कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पढ़ना हमें है ना। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन है, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि आप जब बोरेक्स को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम टेट्राबोरिक एसिड। जब उसको हीट करोगे तो आपको सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बोल दो या बोरिक ऑक्साइड बोल दो। इसी के ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ग्लासी बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लासी बीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक टेस्ट होता है बेसिकली टू डिटेक्ट कि आपके सैंपल में कौन सा वाला केटायन है। समझ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई भी मेटल ऑक्साइड ले रहे हो, मेटल यहाँ पे क्रोमियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर हो सकता है। अगर आप उस मेटल ऑक्साइड को इस मिक्सचर के साथ ट्रीट कराते हैं जिसको हमने ग्लासी बिट बोला है, तो आपको अलग अलग मेटाबोरेट्स देखने को मिलते हैं। कैसे टाइप के मेटाबोरेट्स, MbO2 का होल ट्वाइस देखने को मिलता है।
तो इससे क्या पता चलता है मैम, इससे ये जब आप बोरेक्स बीट टेस्ट करते हो, अगर मान लो आपको मेटाबोरेट जो मिला है वो पिंक कलर का मिला है, तो आप वहां पे डिटेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास सैंपल में मैग्नीज रहा होगा एज अ केटायन। अगर ग्रीन आया है तो आयरन, ब्लू है तो कोबाल्ट, निकल सॉरी हाँ ब्राउन कलर आया तो निकल, अगर डीप ब्लू कलर आया है तो कॉपर। ठीक है, कॉपर का डीप ब्लू कलर होता है, कोबाल्ट का उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट होता है, तो आप यहाँ पे डीप ब्लू लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैम अभी ना ध्यान से सुनना, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बार देखना। मेटाबोरेट्स, इसका मतलब क्या है? मेटल प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। क्रोमियम के केस में क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि क्रोमियम आपको पता है +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। याद करो कोऑर्डिनेशन का वो लेक्चर, क्योंकि T2G में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल होता है। तो क्रोमियम की +3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है +2 से, इसलिए उसमें ये मेटाबोरेट मिलता है। वेयर मेटल क्या है इसमें? क्रोमियम। बाकी सब में ये वाले मिलते हैं जिसमें आपका मेटल +2। बस ये ध्यान रखना है मैम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लासीबिड होता क्या है, तो मैम सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। दूसरा, कलर याद होने चाहिए कि क्रोमियम का ग्रीन होता है ना, मैग्नीज का पिंक होता है, ठीक है। जो आयरन का होता है फेरस, जिसको आप फेरस बोलते हो Fe2+, उसका पेल ग्रीन होता है, आप उसको यहाँ पे पेल ग्रीन कर सकते हो। कोबाल्ट का ब्लू, निकल का ब्राउन एंड कॉपर का डीप ब्लू। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी भूल जाना बेशक। ठीक है, बोलो। इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ यस मैम। समझने वाला। Yes, Yes, ma'am. ओके, मैम उसके बाद Fe+3 का हाँ कृष्णा बोलो बेटा। मैम Fe+3 का क्या होता है? Fe3+ फेरिक होता है बेटा, वो उसका ऑक्सीडेशन होने पे उसका कलर चेंज हो जाता है। मैं वही पूछ रहा था। वेनेडियम होता है वो तो कलरलेस होता है ना क्या हुआ बेटा नैन्सी? मैम? जो वेनेडियम होता है वो कलरलेस होता है। वेनेडियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो डिपेंड करता है ना, उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कलरलेस, मतलब अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो कलरलेस होगा। यस मैम। ठीक है, Fe3+ का भी बिल्कुल पेल कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि Fe3+ में D5 होते हैं, 5 अनपेयर्ड होते हैं, मतलब हाफ फील्ड होती है स्टेबिलिटी, समझ रहे हो? तो उसको एक्साइटेशन करने की नीड नहीं है, इसलिए ज्यादा आप नहीं बोल सकते कि उसका ग्रीन कलर होता है। ग्रीन से बिल्कुल पेल कलर होता है, पेल येलो टाइप कलर होता है Fe3+ का। सर्च मारो गूगल पे दिख जाएगा। आगे आओ, आपको लैब में क्या मिलता है? फेरस सल्फेट मिलता है, पेल ग्रीन कलर का। क्रिस्टल्स देखे होंगे आपने ग्रीन कलर के, अगर लैब में आपका होगा तो। फेरस सल्फेट देखा है किसी ने? यस मैम देखा है। यस बिल्कुल मैम। ऐसे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के। ठीक है, ओके। उसके बाद आओ, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद BF3। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में भी आप लोगों को कराया था। अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं केमिकल बॉन्डिंग के तो वहां पे भी आया होगा। इधर देखो, जो बोरोन के ट्राइहैलाइड्स होते हैं, चाहे वो BF3 हो या बेटा BCl3 होते हैं, ये क्या करते हैं? एडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडक्ट बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडक्ट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैम BF3 ले लो आप, चाहे BCl3 ले लो। एक काम करती हूँ मैं, BCl3 ले लेती हूँ इसमें। देखो, अर्शिता आ गई क्या? यस मैम। ठीक है, ओके। देखो, आपको पता है बोरोन के पास यहाँ पे ऑक्टेट में कितने हैं? सॉरी, ऑक्टेट कह रही हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, और ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ करेगा? अपने वैकेंट प्योर ऑर्बिटल में करेगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। इसको देने कौन आएगा? इसको देने कौन आएगा? अमोनिया जी आएंगे देने। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? 2 लोन Lone पेयर। pair. तो अभी आप मेरी बात ध्यान से देखो, पहले BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, लेकिन जैसे ही वो एडक्ट बना लेगा NH3 के साथ, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। केमिकल बॉन्डिंग मैंने क्वेश्चंस कराए थे ना तुम लोगों को, नीट वालों, कहाँ गए? sp2 से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। क्यों? 1 2 3, एक 4। इसने ये भी तो बॉन्ड बना लिया ना। जनरली हम कैसे दिखाते हैं? वैसे तो दिखाना ऐसे चाहिए, लेकिन हम कई बार ऐसे भी डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर BCl3 को दे रहा है। तो यहाँ पे BCl3 क्या है? लुईस एसिड है। चाहे BF3 हो चाहे आपका BCl3 हो, वो क्या है? लुईस एसिड है।
समझ रहे हो? पहले sp2 हाइब्रिडेशन था, आफ्टर फॉर्मिंग एडक्ट विद अमोनिया हाइब्रिडेशन चेंजेस sp2 टू sp3। ठीक है, इसको कई बार बोला जाता है 1:2 एडक्ट। लिख रहे हो साथ साथ? यस मैम। ठीक है, Yes, इम्पोर्टेंट है ma'am. ये, इम्पोर्टेंट है ये। केमिकल बॉन्डिंग में से भी क्वेश्चन इसका आ सकता है एंड आपका पी ब्लॉक में से भी आ सकता है। ओके, उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि H3BO3 को बोरिक एसिड बोलते हैं, आप लोग इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये बोरैक्स है, ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका नेम होता है करनाइट। ये कई बार आ जाता है पेपर में, स्पेशली नीट में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बॉक्साइट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट में आपका कौन सा यूज होता है मेटल, तो एल्यूमिनियम आप ध्यान रखोगे, और क्रायोलाइट भी आप ध्यान रखोगे कि उसमें क्या होता है, और इनके फॉर्मूले भी ध्यान रखोगे कि बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। जनरली कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर एग्जामिनर का मन हो ये जानने का कि बच्चा रट्टा मार के आया या नहीं आया, तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। तो आप लोगों को बॉक्साइट का तो फॉर्मूला किसी भी हाल में पता होना चाहिए। क्लियर है? वैसे तो Yes, इसका ma'am. क्या ही था समझने का, तुम्हें ही लर्न करना है इसको। यहाँ पे आओ, यहाँ पे है समझने वाली चीज विच इज एसिडिक स्ट्रेंथ। मैम ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? देखो बहुत इजी है। अगर आपको मैं दे दूं कि आपके पास एक BF3 है, एक BCl3 है, BBr3 है और Bi3 है। बेसिकली बोरोन के ट्राई हैलाइड्स हैं वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आप लोगों को क्या लगाना है? एसिडिटी का ऑर्डर लगाना है। अब ये आप ना ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे ना एसिडिटी का ऑर्डर लगा रही हूँ। ये अभी मैम कैसे बोला आपने Bi3 ज्यादा एसिडिक होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है तुम लोगों को। अब यहाँ पे आओ, देखो एक बात बताओ, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? चाहे मैम इलेक्ट्रॉन ऑर्डर बोल दो, मतलब लुईस एसिड वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यानी कि जो मैंने ऑर्डर लगाया है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर Bi3 हैज ग्रेटर ग्रीडनेस टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लालच जो है उसकी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बिकॉज लुईस एसिड वो अच्छा है। तो ऐसा क्यों है? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये देखो मैं यहाँ पे ना समझा रही हूँ आप लोगों को, ये BF3 है, समझे? अभी ना ध्यान से देखना, यहाँ क्या होता है, इसके पास 2p ऑर्बिटल है बोरोन के पास, और फ्लोरीन के जहां पे इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 2p में है इलेक्ट्रॉन्स। तो 2p में ओवरलैपिंग अच्छी होगी, हाँ या ना? तो ये क्या Yes, करेगा? yes, ma'am. यस मैम। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। तो जो अभी तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। इस तरह से, रुको मैं एक काम करती हूँ, दूसरा पेज ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो, इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, उसने जो बोरोन की भूख थी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे आप BCl3 पे जाओगे या BBr3 में जाओगे, उसमें क्या होगा मैम? साइज बढ़ता जाएगा। बोरोन के पास तो 2p है, लेकिन इसके पास 4p है। 4p 2p का ओवरलैप अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। ऐसे जब आप आयोडीन की तरफ जाओगे तो उसका तो भैया 5p हो जाएगा, उसका तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऑर्बिटल का, वो तो नहीं ओवरलैपिंग हो पाएगी इफेक्टिव। तो यानी कि जो बोरोन की भूख है वो अच्छी तरह से खत्म नहीं हो पाएगी जब आपका हेलोजन ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या Cl हो, एज कंपेयर टू फ्लोरीन हो। इसलिए जैसे ही आप जा रहे हो BF3 से BCl3 पे या BBr3 और Bi3 पे, लुईस एसिड करेक्टर बढ़ रहा है। इट मींस अगर मान लो बाहर से कोई बंदा आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो कौन सबसे पहले लेगा? जिसको भूख होगी, और भूख किसको है सबसे ज्यादा? Bi3। फ्लोरीन Bi3 को। इस वजह से Bi3 का एसिडिक या लुईस एसिड करेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी तीनों के। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ना तुम ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो हर एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पटकता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये हर एग्जामिनर का फेवरेट है ये क्वेश्चन, तो ये आ ही जाता है पेपर में। ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे आप रीजन लिख लेना अपने आप कि यहाँ पे 2p की ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे 2p 3p अपने आप लिख लेना। लिख लोगे या मैं लिख के दूं? लिख लेंगे। लिख देती हूँ, फिर तुम भूल जाओगे कहीं। ये लो, चलिए ओके। नेक्स्ट, ये तो इंपॉर्टेंट था ही समझने वाला।
नेक्स्ट एक ये समझने वाला है कंसेप्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ BCl3 एंड AlCl3। अभी देखो यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी का ही है, इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। जब आपने BCl3 की हाइड्रोलिसिस कराई, इधर देखिए, जब आपने BCl3 की हाइड्रोलिसिस कराई, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पानी के साथ रिएक्शन, तो आपको ये मिल रहा है टेट्राहाइड्रोक्सोबोरेट BOH4, यानी कि कोऑर्डिनेशन बोरोन का 4 है यहाँ पे। जबकि आप AlCl3 की रिएक्शन करा रहे हो पानी के साथ, तो आपको देखो हेक्सा कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, देख पा रहे हो, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। ऐसा क्यों हो रहा है ना? BCl3 तो बेचारा 4 तक बना रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, जबकि एल्यूमिनियम जो है 6 तक चला गया है ना, अपनी कोवेलेंसी 4 से भी बियॉन्ड है, मतलब ज्यादा है। मैम वो टाइमर बना लेगा ना। हाँ, डाइमर तो बनाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है बेटा, यहाँ पे लिखो, पिंक कलर से लिख देती हूँ, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इन एल्यूमिनियम। क्या होगा मैम? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यानी कि वोटर अपने लोन पेयर वहां डाल सकता है और वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है। वाइल इन केस ऑफ बोरोन कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल उसकी नहीं है, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं बना पाएगा। तो जिसमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। ये बात आज अपने दिमाग में बिठा लो, और ये बात मैं ग्रुप 14 में कम से कम 3 बार बोलूंगी जब मैं सिलिकॉन और कार्बन की हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करूंगी। ठीक है, कि एल्यूमिनियम तो आपको H2O6 बना रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है, जबकि बोरोन का सिर्फ 4 है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि बोरोन के पास नहीं है। नहीं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, नहीं, एक और रह गया क्वेश्चन, फिर मैं बोलूंगी कि ग्रुप 13 मेरी साइड से खत्म। बस आप ये बता दो, अगर मैं आपको बोलूं कि BF3 और BF4 नेगेटिव में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो क्या आप कर सकते हैं? ये BF3 है और ये BF4 नेगेटिव है। और जो मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे इन द सेंस जिसकी क्लास आज मेरे साथ B03 एंड B02 में, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपको ग्रुप 13 रिवाइज करवा दूंगी, जो अगर ज्यादा बच्चे हुए जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी, है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, व्हेन योर खुशबू मैम इज हियर। ओके, बताओ मेरे को। सेकंड वाले की हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम, सेकंड वाले की सेकंड वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो इसके पास 2p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, उसमें अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। एक मिनट, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा BF3 का एज कंपेयर टू BF4 नेगेटिव। इसमें सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेंगे। आपको पता है ना ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, या मैं सिंपल ये लिखूं कि सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल की, है ना, या इससे भी पहले पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और लास्ट में आता है ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, ऐसे ही होता है, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूं किसका, ग्रुप 13 का। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो लास्ट पॉइंट आपने ये लिखा है कि ग्रेटर देन, मैम क्या लगा है किस ऑर्डर में? देखो, ओके सॉरी, मैंने बोलना था, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है कि सिंगल वाले की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, फिर प्योर डबल बॉन्ड, एंड लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है मैम, ये जो BF3 है, ये इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है क्योंकि क्या कहते हैं, जो फ्लोरीन है उसने जो बोरोन था उसके लोन पेयर को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। बोरोन को अपने लोन, हाँ हाँ, 2p में अपने लोन पेयर भेज दिए, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। देखो एक्चुअल में तो ऐसे होता है, दिखाते कैसे हैं बुक्स में, ऐसे करके दिखाते हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये बेचारा भूखा है, वो ऐसे दिखाते हैं, समझ रहे हो दिखाने का मैम तरीका। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं? फ्लोरीन के पास लोन पेयर नहीं होते क्या? फ्लोरीन के पास तो होते ही हैं बेटा, देखना एक बॉन्ड बना रहा है, बाकी उसके पास लोन पेयर तो होंगे ना, 1s2 2s2 2p5, ये पढ़ते हो ना, ये बेचारे भी तो हैं इसके पास।
ओके मैम, ठीक है। ठीक है, चलिए चलूं आगे। मैम लोन पेयर का मतलब क्या होता है, वो बताएंगे आप? लोन पेयर बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो बेचारे फ्री होते हैं, नॉन बॉन्डिंग या फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास 2 लोन पेयर हैं, तभी वो लुईस बेस है। क्यों? क्योंकि वो अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या लिख सकती हूँ दी एंड, या अभी भी तुम्हारी कोई क्वेरीज हैं? मैम वो दूसरे वाले में क्यों नहीं हुआ उसका? बेटा बोरोन का इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है ना गुंजन, देखो ना ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेचारा तो पूरा ही है, इसको भूख है ही नहीं, और भूख नहीं है तो दूसरी क्यों लेगा वो, है ना। ठीक है, क्लियर है। अभी ये लाइन बोल दूं, दी एंड हो गया ग्रुप 13 का, या और भी कोई है? हाँ प्रिया बोलो। चलूं ग्रुप 14 पे मैम? यस मैम। मैम चलिए। अच्छा चलो मैं एक बार ग्रुप 14 की निकाल लूं स्लाइड्स, कहाँ गई कहाँ गई। मैम केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करे लाइन टू लाइन? पी ब्लॉक की स्पेशली, बस टी ब्लॉक की कर लेना। देखो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वैसे क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, है ना। वैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपका पॉलीमर है या आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, ये तो आपको प्रॉपर रीड करना ही है। और आप इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली जो ये पी ब्लॉक हो गया या एस ब्लॉक, अगर आप हाइड्रोजन भी चैप्टर कर रहे हो तो ये सिर्फ एनसीईआरटी से करो, उससे बाहर मत जाओ। ठीक है, तो पी ब्लॉक तो सारे बच्चे करोगे, 4 क्वेश्चन आते हैं। नहीं नहीं प्रिया बेटा आपकी आवाज ही नहीं आई। ठीक है, तो पी ब्लॉक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो सबको करना है। ग्रुप 13 एंड 14 अभी हम कर लेंगे, तो आपका 11th का जो पी ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलूं अभी शुरुआत करें इसकी भी, चलिए। यस मैम। ओके, आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो भी ठीक है, नहीं लेके बैठे तो भी ठीक है ना, मैम के पास तो है ही। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 14, जो कि आपका कार्बन फैमिली है ना। जैसे ग्रुप 14 में मैंने आपको शायद बता दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 and NP1, राइट। हाँ, एसिडिक टेंशन मतलब B03, जब हम 530 पे मिलेंगे ना एक्सप्लेन कर दूंगी, जो जो तुम्हारे डाउट होंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगी, देन हम फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो अभी इधर आओ। ओके, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 14 में वो NS2NP2 होगी, और आपके ग्रुप 13 में NS2NP1 होगा। बोलो ठीक है कि नहीं है? यस ठीक है, ये तो सिंपल है। चलो अभी हम आते हैं मैम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? आप बोलते हो मैम टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, डू इंक्रीज। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, साइज इंक्रीज ही होता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, आप लोगों को क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज चाहिए होते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे एनसीईआरटी लेके बैठते हैं एंड पूछते हैं कि मैम इसका सेम क्यों है। ठीक है, तो आज मैं भी एनसीईआरटी के साथ ही तैयार बैठी हूँ। तो अगर मैं तुम्हें टिन और लेड का, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं इसकी क्या बोलते हैं कोवलेंट रेडियस की बात करूं टिन और लेड की, तो टिन की 140 है, लेड की 146 है। तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इंक्रीज हो रहा है। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि डाउट द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से तुम लोगों से पूछूं कि लेड और टिन में ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं हो रहा, तो कोई बता पाएगा? मैम पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा इसका। हाँ वही सेम घिसा पिटा रीजन मैम बता रहे। कंप्लीटली डी और एफ फील्ड होते हैं। हाँ, लेकिन आपको इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा। हमें मतलब नहीं है कि थोड़ा हो रहा है ज्यादा हो रहा है, भैया हमें तो ये पता है कि इंक्रीज हो रहा है। बाकी अगर एक्सेप्शन होती तो वो हमारे लिए काम की थी। उसके बाद बच्चे, उसके बाद है टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा? इसमें डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है जो कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये क्या करते हैं?
ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब क्या, जो इनका जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको ब्रेक कर पाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। जबकि जो आपके टिन और लेड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और टेम्परेचर आप बोल सकते हो, एनर्जी बोल दो या टेम्परेचर बोल दो, कम देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। तो डाउन द ग्रुप आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये दो चीजें पल्ले पड़ गई आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। अभी हम आते हैं एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन है मेल्टिंग पॉइंट एंड आयनाइजेशन एनर्जी में, तो दोनों की एक्सेप्शन सेम है, चाहे वो आप मेल्टिंग पॉइंट की कर लो चाहे आयनाइजेशन एनर्जी की कर लो। तो पहले तो हम ये देखते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तुम सबको पता है, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। आप लोगों को पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है ना, आप वही बोल दो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये सब। तो यानी कि होना क्या चाहिए था, लेड पीछे आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। लेड का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, और मैं आपको इसकी वैल्यू भी बता सकती हूँ, मुझे बस 1 मिनट दो। लेड की होती है 750 और इसकी होती है 708। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम वही शील्डिंग इफेक्ट वाला रीजन। हाँ हाँ, आप लिखो यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है कि आप लोगों को चाहिए होती है कि कितना ज्यादा, तो 715 है। रीजन वही लिखोगे, ड्यू टू पुअर shielding effect of F orbit. मैम ये वैल्यूज भी याद करनी पड़ेंगी, हाँ जी बेटा, वैल्यूज भी याद करनी पड़ेंगी। ना 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 ना, ये तो मैंने आपको वो बोलते हैं ना प्रूफ देने के लिए लिखा है, बाकी लर्न नहीं करनी है। अच्छा। वैल्यूज आपको कहीं लर्न नहीं करनी। और जैसे आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस लिखते हो ना, तो मैंने कुछ बच्चों को देखा जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी ना, तो जब उनका मैं टेस्ट वगैरह लेती थी, तो वो क्या करते थे, उस पे टेम्परेचर भी मेंशन कर देते थे। तो इससे पता चलता है या तो चीटिंग ही कर रखी है, क्योंकि इतना टेम्परेचर, भैया कितने कितने के टेम्परेचर लर्न करोगे, ठीक है। तो ये मत कर दिया करो। सिर्फ अगर आपको किसी का भी टेम्परेचर, मतलब ऑब्वियस ही बात है, याद तो हम रखेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको ये जरूर पता होगा कि इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो आप सिंपल हीटिंग सा, मतलब हीटिंग का सिंबल लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। और जो भाई आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उसमें मत करना ये गलती, कुछ बच्चे करते हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। ओके, जो प्रणव आपने बेटा बोन लेंथ लर्न करी हुई थी ना, अभी तो ठीक है कर रखी है, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होगा, Yes ma'am. ठीक है बच्चा। चलूं आगे? कोई बात नहीं आशुतोष, कोई बात नहीं। आज मैंने आप लोगों को जल्दी इसलिए बुलाया क्योंकि आज मेरी 5:30 पे क्लास है, एंड ग्रुप 14 हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करना है। डेंसिटी का बेटा ये ऑर्डर रहता है, देख लो, डेंसिटी का ये ऑर्डर रहता है। एक्सेप्शन है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है कि फोस्फोरस की डेंसिटी ज्यादा है देन टिन की, देन जर्मेनियम की, कार्बन की, और सिलिकॉन की सबसे कम है। और फिर बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेंसिटी का, बस आप ये ऑर्डर देख लो, ठीक है। लर्न करने की, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा रट्टा मारने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सॉरी, फोस्फोरस नहीं है, लेड है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इसकी भी वैल्यूज आप देख सकते हो एनसीईआरटी में कि क्या लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मैम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिखो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट 2.5 होती है, राइट। इसकी होती है 1.9, इन सबकी 1.8 1.8 होती है। क्योंकि ये लिखने से क्या होगा ना, अगर मान लो क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक करेगा कि अरे ये तो वैल्यूज के साथ हमने ध्यान दिया था इस पे, ठीक है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके बाद लेड हो चाहे टिन हो, जर्मेनियम, सिलिकॉन ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन लेड की 1.9 होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। तो इसलिए मैंने इन सबको बोला है कि ये सेम है, लेड की थोड़ी ज्यादा है, तो मैंने उसको कार्बन के बाद दिखाया है। क्लियर है? बोलो। यस मैम। ओके, यस मैम। उसके बाद हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कैटिनेशन पे। कैटिनेशन हम 10th क्लास में ही पढ़ते हैं, है ना। कैटिनेशन हम 10th क्लास में ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैटिनेशन का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, यही पढ़ते हैं ना हम। एक सिंपल सी, अगर कोई टीचर, अगर मैं तुमसे डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज कैटिनेशन, तो आप एक सिंपल सा लाइन बोलेंगे, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी कैटिनेशन की, तो आप बोलोगे कार्बन की बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन पे है ना। कितने सारे आपने यस मैम।
कार्बन के हाइड्रोकार्बन, और क्या क्या देखे आपने, अल्कोहल फिनोल पढ़ लिया, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, पता नहीं तुमने क्या क्या पढ़ लिया। तो कार्बन की जो कैटिनेशन पावर होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है सिलिकॉन से, देन सिलिकॉन की होती है, और जर्मेनियम और टिन की अप्रोक्सीमेट सेम होती है। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि लेड जो भैया जी हैं, जो हमारे लेड भैया जी हैं, वो कैटिनेशन नहीं दिखाते हैं क्योंकि साइज क्या होता है उनका, बड़ा होता है। तो लेड का बॉन्ड इतना वीक नहीं हो पाता कि वो कैटिनेशन की पावर दिखा सके, मतलब उसमें कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी हो सके। कार्बन हमारा छोटू सा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना, इस वजह से उसकी कैटिनेशन बहुत ज्यादा है। इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं है, आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, है ना। CO बॉन्ड देखा आपने, CS बॉन्ड देखा, CN बॉन्ड देखा, है ना, ये सारी चीजें आप देखते आए हो कार्बन की। तो कैटिनेशन में मैम क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैटिनेशन का पावर का ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लेड भैया जी हैं वो कैटिनेशन नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? ड्यू टू लार्ज साइज। किसका लार्ज साइज? लेड का लार्ज साइज। और ये NCERT में लिखा हुआ है, मेंशन करके लिखा हुआ है। हाँ जी, अभी तक कोई किसी को भी कोई दुविधा या कुछ तो पूछ सकते हो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। कल एक्चुअली क्या था ना, कल एक्चुअली मेरे घर पे नहीं था कोई, मैं ही थी। तो 2-3 बार ना कोई मतलब आ गया इन द सेंस कोई आया था कोरियर वगैरह, तो मेरा माइंड वैसे ही उसमें इतना ज्यादा खराब हो रहा था, तो कल थोड़ा ऐसे ही हो रखा था। लेकिन आज मैं आप लोगों पे गुस्सा नहीं करूंगी। चलिए आगे आओ, केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। आपको पता है उसमें भी पढ़ा था हमने ग्रुप 13 में केमिकल प्रॉपर्टीज, आज भी हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ई आपका क्या है, कोई भी मेटल है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन हो सकता है, लेड हो सकता है। तो इसमें ना 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। एक तो बनता है, कलर चेंज करने दो मुझे, एक तो EO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं और एक बच्चे EO4 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। इससे आपको क्या पता चला, एक सेकेंड, ये तो 8 लिख दिया, एक मिनट रुको। EO टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं, EO2 के बनते हैं। इससे आपको क्या पता चला कि जो इसमें मेटल है या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या वो किस में होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। या तो आपको EO2 टाइप के देखने को मिलेंगे या EO टाइप के देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि दोनों भी मिलते हो। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप 14 जी है वो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। कौन कौन सी, जल्दी बोलो। +4 ओके, अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की, तो वो कौन सी दिखा रहा था, या तो +1 दिखा रहा था, +1 या +3। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, बिल्कुल सारे ऑक्साइड्स वैसे वैसे लिख दिए। CO का लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इधर। ऐसे ही सिलिकॉन का लिख दिया, है ना, इसको सिलिका बोलते हैं, आप लोगों को पता है। ऐसे मैंने जर्मेनियम के भी लिख दिए, टिन के भी लिख दिए, लेड के भी लिख दिए। अब आप लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 2 रो में, क्योंकि मेरे को आपको एक बात बतानी है। चलो करो, लिख लो इसको जल्दी। लिख लिया मैम। लिख लिया, अच्छा। अभी हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम यहाँ ये देखेंगे कि इनमें से न्यूट्रल कौन से हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, एम्फोटेरिक कौन से हैं, या बेसिक कौन से हैं। तो मेरी बात ध्यान रखना, जो आपके टिन वाले हैं ना, चाहे वो +2 में हो चाहे वो +4 में हो, वो क्या है आपके एम्फोटेरिक है। और आपको याद होना चाहिए, मैंने वो एक ट्रिक बताई थी, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो ये Yes, ma'am. एम्फोटेरिक होते हैं। COG आपके होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का भी मैंने आपको बताया था ना, नो को नाश हुआ, ये ट्रिक बताई थी, है ना, याद आ रहा है? यस मैम। कौन कौन से थे उसमें, नो को नाश हुआ, कौन कौन से थे उसमें? NO, CO, N2O, CO और H2O। हाँ, H2O। ठीक है, ओके। ये सारे क्या हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, बेसिक है ही नहीं इसमें, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल वैसे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, याद आ रहा है? और आपका जो टिन है और लेड है वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, तो EO2 की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या EO की ज्यादा होगी?
इसकी होगी ना, क्योंकि आपको पता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल सकते हो ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोलते हो ज्यादा है, चार्ज अगर ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। भूल गए क्या? या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। आ रही है, भूल गए। भूल गए कि अभी करवाया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर तो मेरे को लगता है तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पूरा साफ होगा, सोल्यूशन पूरा साफ होगा, है ना? ऐसे मत करो, जिस चैप्टर को करते हो उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही उसको खत्म किया करो, वरना भूल जाओगे सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के, क्योंकि इनऑर्गेनिक है ही ऐसी चीज है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है थोड़ा थोड़ा क्या काफी ज्यादा होता है रट्टा मारने वाला। चलो ठीक है। उसके बाद और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। क्या है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर? देखो आपको ना सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, वो पानी मतलब अगर आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारा जो टिन है, ये एनसीईआरटी से ही लिया मैंने, ठीक है, ये एक बार पूछा हुआ है तभी मैंने यहाँ पे लिखा, एक बार ही पूछा हुआ है पेपर में, है ना? एंड इवन उसमें ही पूछा हुआ है, जेईई मेन में, नीट में नहीं आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का है तो नीट में भी आ सकता है। सिर्फ टिन को अगर आप क्या करोगे, स्टीम देते हो और मतलब हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? टिन का ऑक्साइड मिलता है, H2 गैस लिबरेट होती है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, लेकिन जो टिन होगा वो इफेक्ट करेगा और आपको टिन ऑक्साइड मिलेगा। मैम लेड का क्या सीन है? लेड भी अनइफेक्टेड होता है बाय वाटर बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। ऐसे ही हमने किसमें देखा था ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म वाली? एल्यूमिनियम। याद करो, एल्यूमिनियम। इसमें भी यही है कि ऑक्साइड फिल्म लेयर बना लेता है जिसकी वजह से फर्दर वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। चलिए उसके बाद आते हैं हम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स X2। X क्या है बेटा यहाँ पे? हेलोजन। तो अगर आपका ग्रुप 14 का कोई भी मेंबर हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको दो टाइप के हैलाइड्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? EX4 का टाइप का हैलाइड एंड EX2 टाइप का हैलाइड। मैम ई क्या हो सकता है इसमें? ई यहाँ पे जर्मेनियम हो सकता है, यहाँ पे टिन हो सकता है, लेड हो सकता है। ठीक है, इसके ये क्यों है, बाकी क्यों नहीं है उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान दो कि ई क्या है? जर्मेनियम हो सकता है, टिन हो सकता है, लेड हो सकता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अभी इसमें मैम क्या समझने वाली बात है वो बताओ आप। इसमें हम देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो आप लोगों को मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट क्लास में बता दिया था। क्या होता था? इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट NH2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यही बताया था क्या मैंने आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, ध्यान रखना, एक मिनट, ये इसकी बात हो रही है EX2 की कि ई यहाँ पे जर्मेनियम, टिन होगा और लेड होगा। अगर मैं EX4 किया, एक काम करो इसको हटा ही दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी नीचे करवाऊंगी तो बताऊंगी, उसको हटा दो। EX4 एंड EX2 बनते हैं, बस इतना ध्यान रखो। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +4 एंड +2। तो यहाँ पे मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो दोबारा से तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट ये बता देती हूँ आपको कि डाउन द ग्रुप जो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर मैं बोलूं +4 की, तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज। कम स्टेबल होगी। स्टेबल या डिक्रीज? और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रीजन? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, वेरी गुड। ओके, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 2023 में, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, तो इस पे ना लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक एक पॉइंट को हमें अंदर तक जाके समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को हमें अंदर तक जाके समझना है, डेप्थ में जाके समझना है कि इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्यों है, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो 1 बाय 1 हम बेटा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आज आपको एनसीईआरटी की स्निपिंग भी देखने को मिलेगी, मैंने स्निप करके लगाई हुई है कुछ स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चलो लिख लो एक बार, मैं बोलती हूँ आप लोगों को। करूं स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। एक मिनट दो मेरे को। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोगों को पता है, तो मैं ये बोल रही हूँ ध्यान रखना। एक और चीज मैं हाँ यहाँ पे आप लोगों को बता दूं,
अगर मैं बात करूं कौन सी फैमिली की हम बात कर रहे हैं, कार्बन फैमिली की, राइट। तो कार्बन हो चाहे आपका हो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, ये चारों +4 में ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू +2 में। लेकिन जो हमारे भैया जी लेड है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कार्बन +4 +2, सिलिकॉन +4 +2, जर्मेनियम +4 +2, टिन +4 +2, और आपका क्या बोलते हैं लेड +4 +2। तो देखो एक बार, लेड वाली तो +2 वाली होगी, बाकी सारे में +4 वाली होगी। ठीक है, इवन कार्बन तो +2 पहली बात है दिखाता भी नहीं है, इसलिए वहां पे वो लिखा था कि जो EX2 है उसमें सिर्फ जर्मेनियम आते हैं, टिन आते हैं और लेड आते हैं, वो इसके लिए था। समझे क्या बोल गई मैं? Yes, ma'am. समझ गया. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अच्छे बच्चे हो, समझ जाते हो। ओके, अभी हम दोबारा इन पॉइंट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, टिन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मतलब है इसका? चमका, अच्छा ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरों को जो रिड्यूस करे खुद को ऑक्सीडाइज करे। इट मींस जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टिन +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कर सकता है, क्योंकि दूसरों को रिड्यूस खुद को ऑक्सीडाइज, यानी कि वो खुद को +4 में भी लेके जा सकता है। ऐसे ही मैं ये बोल सकती हूँ जो लेड है वो +4 स्टेट में है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा +2 में, बिकॉज वी नो लेड वाले की +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +4 वाले से। ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। Yes, ठीक है, ma'am. अपने Yes, आप को ma'am. शाबाशी दे लो, अच्छा Yes, करो। ma'am. चलो इस बार तो सुमेश सर भी बोल रहे थे ना केमिस्ट्री में बहुत अच्छा तुम लोगों का स्कोर आया है ना। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। पार्थ का भी अच्छा स्कोर है, बार बार मेरे को पार्थ दिख रहा है। ओके ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा पॉइंट है। इन टेट्रावेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, example carbon in CCl4 is 8, being electron precise molecule they are normally not expected to act as electron acceptor or electron donor species। क्या बोल दिया मैंने? अगर कोई आपका एटम टेट्रावेलेंट स्टेट में है, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कार्बन, या SiCl4 भी ले सकते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अभी हम SiCl4 की बात करेंगे, हम देखेंगे कि जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसका जो हाइड्रोलिसिस है वो हो जाएगा। चलो वो बात की बात है, लेकिन ध्यान रखना टेट्रावेलेंट स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं। दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, CCl4। 3 पॉइंट क्लियर? 3। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या किया, क्वेश्चन बना के लिखा है इसको, देखो इसको आप ये भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो प्रणव। मैम एक थर्ड पॉइंट फिर से बता दीजिए। देखो बेटा मैं यहाँ पे CCl4 बना रही हूँ, प्रणव देखना एक बार। यस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ सराउंडिंग में? मैम 4 है 8 हो गया मैम। हाँ 8 हो गया है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मैं तुम्हें बोलूं प्रणव CCl4 की ना रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, क्या वो करना चाहेगा? नो मैम। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि पहले तो भैया उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो मान लिया उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि उसके पास डी ऑर्बिटल है या नहीं। अगर डी ऑर्बिटल होता तो भैया जी वाटर अपने लोन पेयर उसमें दे देता, लेकिन वो भी नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि CCl4 क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। ये जनरली मतलब जो ये वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं एंड ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, समझे? यस मैम। शाबाश। उसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4th पॉइंट लगा लो।
ये बोल रहे हैं कि SiF6 2 नेगेटिव, जर्मेनियम Cl6 2 नेगेटिव, और ये क्या लिखा हुआ है, टिन SnOH6 2 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करते हैं वाई, ये एग्जिस्ट करते हैं वाई। इनका एक ही रीजन है, क्या, ये अपनी वैलेंसी को 6 तक पहुंचा रहे हैं, कोवैलेंसी को, यानी कि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक लेके जा रहे हैं। रीजन क्या होगा इन सबका, ड्यू टू, अब तक तो तुम लोगों को सीख जाना चाहिए ये ड्यू टू वाली चीजें, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू वैकेंट, या हाँ यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। इसलिए ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करके जा रहे हैं, 6 से, मतलब 4 से ज्यादा कर रहे हैं, बेसिकली अपना एक्सपेंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बियॉन्ड 4। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, तभी ये तीनों स्पीसीज क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी आ गई, वो कह रहे हैं कि SiCl6 2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। अब दो ये वाला रीजन की डी ऑर्बिटल है होती है, फिर भी ये नहीं बना रहा, समझे क्या बोल दिया मैंने, SiCl6 2 नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, समझे, मतलब समझे तो क्या ही हो गया, मैम उस पे इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना बहुत ज्यादा। नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी फ्लोरीन तो 6 थे, नेगेटिव चार्ज तो उसका भी था। साइज बड़ा हो गया ना क्लोरीन का बहुत ज्यादा। अच्छा, और क्या होगा उससे छोटा। फिर, क्या होगा उससे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है ना। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिलिकॉन +4 ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हाँ, ये सही बोल रहा था सोमराय, हम क्या वो बोल रहे थे? के साथ बॉन्ड बना सकता है। सोमराय सिंह, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक पेज ले लेती हूँ अलग से, इधर देखना एक बार। हाँ, साइज का बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना, साइज बहुत बड़ा हो गया तो। फ्लोरीन आपका छोटू सा, ये आपके हैं बड़े बड़े। ये बेचारे इससे पहले कि इस सिलिकॉन को अप्रोच करेंगे, उसके डी ऑर्बिटल में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका SiCl6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट, बोलो नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्या लिखेंगे मैम यहाँ पे, बिल्कुल एक छोटू सा रीजन लिखेंगे ताकि रिवाइज करते टाइम हमें बस याद रहे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, वो उसके पास आने से पहले ही क्लोरीन के बड़े जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनमें ही रिपल्शन शुरू हो जाएगा, वो बेचारे एक दूसरे को ही धक्का मारना शुरू कर देंगे, सिलिकॉन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, समझ गए, दोनों क्वेश्चन समझ गए, दोनों की अपनी ही वो बोलते हैं ना, अपनी ही इंपॉर्टेंस है, 4th वाला भी एंड 5th वाला भी। हाँ, स्टीरिक हिंड्रेंस बोल दो, स्टीरिक हिंड्रेंस वर्ड यूज कर सकते हो बेटा। हाँ, जर्मेनियम में हो जाएगा, क्योंकि जर्मेनियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन, ऐसे ही टिन का साइज भी बड़ा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। अगर साइड एटम का साइज बहुत बड़ा है और सेंट्रल मेटल का छोटू है तो वहां रिपल्शन होना तय है, ये ध्यान रखना। चलो, ये हो गया, ओके। आगे एक और पॉइंट है, ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसको यूं का यूं याद करो सारे के सारे, कि जो आपका टिन का फ्लोराइड है और जो आपका ये है क्या बोलते हैं, एक मिनट, लेड PbF4 का आयनिक नेचर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक इन नेचर, और ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। 7th आओ, वो कह रहे हैं कि PbF4 तो आप कह रहे हो एग्जिस्ट करता है और ये आयनिक इन नेचर है, लेकिन आप बोल रहे हो कि PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे हो ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे हैं, ये पेपर में सारे ही आए हुए हैं, सारे जितने भी मैंने 9 के 9 पॉइंट लिखे हैं, सॉरी ये 10 लिखे हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, और ये एनसीईआरटी से मैंने कहीं और से नहीं उठाया। तो देख रहे हो, इतना छोटा सा ग्रुप 14 दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन उसमें से बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। आपको सिर्फ एक ये लाइन पढ़ के बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखो वो कह रहे हैं, बिकॉज PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electrons and excite one of them to higher orbital to have 4 unpaired electrons around lead atom। क्या है, अपनी भाषा में समझते हैं कि जब अगर आप इनिशियली अगर लेड आयोडाइड का बॉन्ड, सॉरी लेड आयोडीन का बॉन्ड बनता है,
तो उसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती वो बॉन्ड बनने से कि आप जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप अनपेयर करा सको। मतलब जो 6s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इनर्ट पेयर इफेक्ट भी यहाँ पे रीजन दे सकते हो, क्योंकि इसका यही रीजन है, इसीलिए PbI4 यहाँ पे नहीं बन रहा है। समझ में आ गया क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पा रही कि वो 6s2 के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सके, मतलब वो एक्साइट करा सके हायर ऑर्बिटल में अराउंड लेड एटम। इस वजह से आपका जो PbI4 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गॉट इट? वेरी गुड। सो गए सारे? नो मैम, ठीक है, जगना चाहिए। आई नो इनऑर्गेनिक में नींद आती है, मेरे को तो नींद आ जाती थी स्कूल टाइम में, ठीक है। मेरे को सबसे बोरिंग लगती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग सो। तो जैसे मेरी टीचर को, मतलब हमारी टीचर को बुरा लगता था, उनकी क्लास में हम ऐसे झपकियां मार के सो जाते थे, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग सो जाओ। चलो 8 में आओ। जो ये जर्मेनियम का टेट्रा हैलाइड है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि +4 वाली ज्यादा स्टेबल है। वाइल इन केस ऑफ लेड वाले केस में +2 वाली ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए लेड का जो डाई हैलाइड है +2 वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा PbX4 से। क्लियर हो गए? नो के नो पॉइंट? यस मैम। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। एक्सेप्ट CCl4 other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water। अभी कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? जस्ट रेज योर हैंड, फिर मैं करूंगी, आप पहले सोचो। मैम अभी आपने बताया था कि जो ये ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट जो भी हमारे एटम्स होते हैं उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो वो ना तो लेकिन या यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, है ना। मैंने देखो ना क्या लिखा है, वो कह रहे हैं CCl4 के अलावा सारे टेट्राक्लोराइड्स इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, यानी कि सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का, लेड का। यस गौरव? मैम इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं इस वजह से। हाँ, है जैसे देखो यहाँ पे ही लेते हैं हम ये वाला, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इधर देखो एक बार। ये कार्बन है, ये समझो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं ये, और क्वेश्चन आते भी हैं। एक है हमारे पास ये, ठीक है। दोनों को देख लिया, ध्यान से दर्शन कर लिए दोनों के। चलिए, मैं बोल रही हूँ कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके सिलिक एसिड बना लेता है। मतलब Cl रिप्लेस होके यहाँ पे OH आ जाते हैं, इसका नाम होता है सिलिक एसिड। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, तुम्हें पता मैम तो गलतियां कर देती स्पेलिंग में। इधर देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन के भैया जी ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, और इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल, बोलो, नहीं है, तो वाटर कहाँ पे जाएगा अटैक करने के लिए? ध्यान रखना, जब भी ऐसी वाली हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस होती है ना, वहां पे आप ध्यान रखना डी ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट लग जाता है कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। सिलिकॉन में क्या है मैम, माना कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसमें वाटर अपने क्या कर सकता है, लोन पेयर दे सकता है। और जैसे ही अपने लोन पेयर देगा, ये Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। 4 Cl को रिप्लेस कौन कर लेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रिप्लेस कर लेंगे, और 4 Cl की जगह 4 OH आ जाएंगे, जिसका नाम होता है सिलिक एसिड। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये लिखना है आपको, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल CCl4 does not hydrolysis while the other जो ये लिखा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन को यूं चेको, while other tetrachlorides are easily hydrolyzed by water due to presence of vacant d orbital। लिख लोगे इसका रीजन? लिख लो तुम लोग, मैं बोलूं क्या या खुद लिख लोगे? लिख लेंगे मैम। लिख लो, जल्दी लिख लो कि लिख लिया। बस थोड़ा सा लिख लो। CCl4 में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होती, बाकी में होती है, खत्म कहानी। ओके, मेरे पास आई थिंक स्पेस इसी वजह से था, तो मैं आप लोगों को लिख देती हूँ यहाँ पे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन, CCl4 does not hydrolyze। ओके, नेक्स्ट है वही वाला क्वेश्चन, ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, देखना एक बार। SiF6 2 negative is known, whereas SiCl6 2 negative not। Explain।
कर लोगे ये भी? यस मैम। यहाँ पे लिख देती हूँ ड्यू टू large size of chlorine. हाँ जी, चलिए ये आप लोगों का हो गया है क्लियर। नेक्स्ट है ये आप लोगों के लिए है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के एनोमलस मतलब समझते हो ना, काफी बिहेवियर अलग है उनका बाकी एलिमेंट से। तो आपको सिर्फ 6 पॉइंट मुझे बताने हैं, 1 बाय 1 करके शुरू हो जाओ। कोई भी 6 स्टूडेंट्स हैंड रेज कर लो। मैम कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, ये पहला पॉइंट। ओके, बाकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा चलो ऐसे ही बोलो, तुम लोग सुनते रहे नहीं हो मेरे, ऐसे ही बोल दो फिर। हाई ट्रांजिशन एंथैल्पी होती है। और आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता। ये भी बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग पी पाई कार्बन इजीली बहुत लंबी लंबी कार्बन बहुत इजीली लंबी चीज बना लेता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पी पाई बॉन्डिंग होगी, बोल सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, जबकि बाकी में क्या होती है, पी पाई बॉन्डिंग होती है ना, डी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से। ठीक है, तो कर लोगे, आराम से लिख लोगे 6 पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये तुम आराम से कर सकते हो। कर लोगे सारे बच्चे, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी आ जाओ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम रीड आउट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन बताती जाऊंगी कि क्या क्या बनते हैं। ठीक है, रेडी हो जाओ। ओके, हाँ हाँ हाँ, स्मॉल साइज, हाई एनाइजेशन एनर्जी, हाई कैटिनेशन पावर, है ना, पी पाई बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसमें है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, ये सब आप बोल सकते हो। चलिए ओके, तो कार्बन की कैटिनेशन पावर ज्यादा होने की वजह से वो एलोट्रोप्स भी आप मतलब अलग अलग एलोट्रोप्स मिलते हैं आपको कार्बन के। ये आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड हो गया, ये हमने कहाँ पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था ना, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। यस मैम, हाँ, वहाँ हमने क्या किया था, बेसिक पढ़ा था, वो हमारा इतना काम का नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको हमें क्या करना है, ढूंढ के लाना है। ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से क्वेश्चन आए वो हम अटेम्प्ट कर सके। तो 1 बाय 1 हम करेंगे और डायमंड की सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके एनसीईआरटी में, अब यहाँ पे एनसीईआरटी मत खोल के बैठ जाना, सिर्फ मुझे देखो कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये कार्बन की, इट हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन डायमंड, ईच कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड linked to 4 other carbon by using hybridized orbital in tetrahedral fashion। देखना एक बार, क्या ये लाइन जची तुम लोगों को? एक कार्बन जो है दूसरे 3 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो गई और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई है, टेट्राहेड्रल हो गई है। बोलो हाँ या ना। 4 अदर कार्बन लिखा हुआ है, आई थिंक 3 ही होना चाहिए। 4 आपने 3 ही बोला बट इसमें 4 लिखा। हाँ, यहाँ पे होना तो 3 चाहिए आइडली, एंड लिंक टू 3 अदर कार्बन बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीसी बॉन्ड लेंथ इज 154 मीटर। तो ये जो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, हर एक कार्बन 3 कार्बन, 4 सही है। सुनो यहाँ पे, अरे सुन लो, हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इन्होंने चारों की बात कर रखी है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है क्या? No मैम। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब कोई फ्री नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे, अरे बोलने दो मुझे या तुम बोल लो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है इनका, 1 है। अरे बोलो ना हाँ या ना, हर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, नो कंडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन स्पेस एंड प्रोड्यूस अ रिजिड डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम। In this structure, directional covalent bond are present throughout the lattice. It is very difficult to break extended covalent bonding, and therefore diamond is the hardest substance on, जल्दी बोलो, अर्थ। ये लाइन थी आपकी काम की, और आपको ध्यान रखना था कि डायमंड का बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या होगा, 1 होगा। ये बाकी इसके यूजेस हैं, यूजेस पढ़ने में तुम मेरे से ज्यादा माहिर हो, लेकिन मैंने उसका भी यहाँ पे लिख दिया कि इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब पता होगा तुम्हें, रफ, फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स,
ठीक है, इन मेकिंग डाइज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। ये यूज मैंने तुम पे छोड़े, लेकिन सबके यूज आपको पता होने चाहिए। डायमंड के थोड़ा बहुत हल्का बहुत आइडिया होना चाहिए, ग्रेफाइट के एंड फुल रेंज के, ठीक है। ओके, उसके बाद Next आते question. हैं, इसमें कुछ है क्या ऐसा कुछ जो समझ में ही नहीं आया हो? आ गया मैम समझ। मैम एक क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या बोलूं, क्वेश्चन क्या कह रहे हो? मैम, कह रहा था कि मतलब डायमंड जो होता है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इन्सुलेटर होता है, क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बट अच्छा, डायमंड जो होता है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों? मतलब ओके, हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। फिजिक्स में पढ़ा था ये वाला टॉपिक? मैम, नो मैम। हीट का कंडक्टर शायद डायमंड का फिजिक्स में नहीं पढ़ा, मतलब कोर्स की बुक में नहीं पढ़ा, बट पढ़ा है कि डायमंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। देखो, कहने का मतलब ये है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब कंडक्शन का आप ये बोल सकते हो थोड़ा फिजिक्स फिनोमेना होगा ये। बट अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं शायद वो फिजिक्स वाला अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊं। हाँ, लेकिन अगर तुम कल वाली क्लास में होगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये वाली बात बता सकती हूँ, क्योंकि फिजिक्स में आई थिंक आप पढ़ते हो कि अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि जिसमें भैया जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो आई थिंक यू है, आप बात कर रहे हो थर्मल कंडक्टेंस की, तो थोड़ा सा डिफरेंस यस है मैम, इसमें, थोड़ा सा यस मैम, डिफरेंस हीट है, का कंडक्टर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डायमंड करता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन फिर मैं आपको थोड़ा देख के ही दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दे दिया तो हो सकता है आपको समझ ही ना आए, ठीक है। ओके मैम। तो एक बार इसको ध्यान रखना। ओके, तो ये मैं फिजिक्स हटा देती हूँ बिकॉज हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आगे आओ, ग्रेफाइट की बात करें। देखो स्ट्रक्चर ना थोड़ा माइंड में रखना इन सब चीजों को, तभी मैंने यहाँ पे ना स्ट्रक्चर की भी स्निपिंग लगा दिया है। ओके, तो ग्रेफाइट की मैम अगर बात करें तो ग्रेफाइट कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देख पा रहे हो आप, लेयर्स बनी हुई हैं इस तरह से, देख पा रहे हो? इनके बीच में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इज 340 पिकोमीटर। ये वाली डिस्टेंस बता रहे हैं आपको। देखो देखो इधर, ईच अच्छा खाया हुआ है क्या, पेंसिल खाते थे क्या बचपन में तुम सारे? ईच लेयर इज कंपोज अभी भी खाते। each layer is composed of planar hexagonal rings atom cc। और इसमें देखो क्या है, cc बॉन्ड लेंथ इसमें 141.5 पिकोमीटर है। एक क्वेश्चन आ गया, ये देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था 154 पिकोमीटर, और यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, देखो एक बार 141, यानी कि डायमंड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है ग्रेफाइट से। कम क्यों है, पढ़ो आगे। ईच कार्बन एटम इन हेक्सागोनल रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देख पाओगे आप, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2 है, यानी कि क्या कर रहा है वो, 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन सारी रिंग्स में घूमेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से जो आपको सिंगल बॉन्ड लिख रहे हैं वो एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं। थोड़ा सा उसमें क्या आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ एज कंपेयर टू जल्दी बोलो, डायमंड। डायमंड। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ग्रेफाइट का बच्चे, वो 1 से ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट 3/4 होता है, सॉरी 4/3 होता है, सो सॉरी। बोल सकती हूँ ये वाली बात मैं, यस मैम। 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है। आगे आओ, आगे आओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड अ पाई बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट, इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो तुम पढ़ते हो, ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर, दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज कर रहे हैं रिंग्स में, ठीक है, और वंडरवॉल फोर्सेस से कनेक्टेड है। आपको पता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, तो ये लेयर्स क्या करती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, एक स्लिपेज हो जाती है, स्लिपेज ऑफ लेयर्स। इसलिए इस वजह से बोला है कि ये सॉफ्ट होते हैं, स्लिपरी होते हैं, और यही रीजन होता है कि ग्रेफाइट को कहाँ यूज किया जाता है, देखो इधर लुब्रिकेंट में यूज। मैम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको एनसीईआरटी का बताया है, कि बॉन्ड लेंथ इसकी कम क्यों होती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं। दूसरा,
फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है डायमंड में। डायमंड बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं थर्मल स्टेबिलिटी की, अगर मैं बात करूं थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये देखा गया है कि थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? डायमंड की। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। मेरे को पता था डायमंड बोलोगे, ये देखकर कि उसका नेटवर्क केज लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको ब्रेक कर पाना मुश्किल है, तो आप ये बोलोगे। लेकिन ग्रेफाइट में डीलोकलाइजेशन होने की वजह से उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा देखने को मिली है एज कंपेयर टू डायमंड। और सबसे लास्ट में आ जाता है फुलरिन, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। क्या तुम्हें ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो समझ में आ गए? यस मैम। यस यस मैम। मैम। उसके बाद हम आएंगे फुलरीन्स पे। देखो फुलरीन्स में मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इतना काम का नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा काम का नहीं है। तो देखो आपको पता है फुलरीन्स में बोल जैसा होता है, सोकर बोल आप बोलते हो इसको ना, क्या बोलते हो? C60 सॉसर बोल। सोसर बोलते हो? मैं तो यार सोकर बोलती हूँ। हम सॉसर होता ना। पर मैंने तो आज ही तुम्हारे, मेरे को पता था एक बच्चा सोसर बोलेगा, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास अटेंड करने से पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देख के आई थी कि तुम अगर गलत बोलो मैं तुमको करेक्ट कर सकूं। आज से तुम्हें सोसर नहीं बोलना है, सोकर बोलना है, ठीक है। सोसर क्या होता है? बोलना हम फुटबॉल ही सही है। लग रहा है ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा फुलरीन का, वो CN होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि C60 आपको मिलता है, मेनली C60 होता है, लेकिन कुछ ट्रेस में आपको C70 भी देखने को मिलता है, ठीक है। फुलरीन क्या आपका प्योर फॉर्म है कार्बन का, ठीक है। ये देखो एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बोन्स। ये कभी तुमने सुना है डैंगलिंग? सच्ची बताओ मैंने कभी नहीं सुना, मतलब अपनी टाइम में नहीं सुना था, कहने का मतलब है। हम डम्पलिंग सुना है, डैगलिंग तो नहीं सुना। डैंगलिंग, डैंगलिंग बोन किसी ने सुना है तो मुझे बताए कि क्या होता है, व्हाट इज डैंगलिंग बोन। वो कह रहे हैं इसमें डैंगलिंग बोन नहीं होता, ग्रेफाइट एंड उसमें होता है कार्बन में। लिखो यहाँ पे क्या होता है ये, अनसेटिस्फाइड वैलेंस, वैलेंसी। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि ग्रेफाइट और डायमंड में डैंगलिंग बोन्स होते हैं, उसमें फुलरिन में नहीं होते हैं। देखो जो ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा, ये दिख रहा, ये आपके डैंगलिंग बोन्स होते हैं। क्योंकि देखो हम बोलते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, लेकिन जब हम उसको घिसते हैं डायमंड को, है ना, अभी यहाँ पे आया भी था एक यूजेस, तो जो उसका नीचे का सरफेस होता है वो कुछ ना कुछ तो घिस रहा है। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूं कि उसके नीचे वाले सपोज बोन टूट गए, जैसे मान लो मैं ऐसे बना रही हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? देखो जैसे ये है, ठीक है, मान लो इसके नीचे वाले घिसते घिसते इसके वाले बोन टूट गए, तो यानी कि इनकी वैलेंसी तो फिर क्या हो जाएगी, पहले कार्बन की 4 थी अब 1 वैलेंसी रह जाएगी, इसके पास भैया के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, इन्हीं को ही डैंगलिंग बोन्स बोलते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सेम इसमें है, सिर्फ ये ध्यान रखना। ऐसे ही देखो ये रे, देख पा रहे हो, ये ग्रेफाइट में होता यस है, मैम। जबकि फुलरीन्स में क्या सब कुछ बंधा हुआ है, कहीं से भी देखो तुम्हें दिख रहे हैं डैंगलिंग बोन्स, नहीं दिख रहे ना, तो बस एक ये ध्यान रखना। मुझे लग रहा है हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, कभी ना पूछा नहीं हुआ, मतलब आज तक कभी आया नहीं पेपर में, लेकिन ये डैंगलिंग बोन्स ना आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी तुम्हें डैंगलिंग बोन्स की, ठीक है। तो एक काम करना, इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखना कि फुलरिंग्स में डैंगलिंग बोन्स नहीं होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट में होते हैं, ठीक है। ओके, एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। उसके बाद आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाँ 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 बोलो बोलो। कुछ नहीं मैम, वो गलती से हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये देखो ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सबको स्निपिंग तो दिख रही है ना बेटा, स्क्रीनशॉट जो मैंने लगाया हुआ है। यस मैम। यस मैम। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 इट कंटेन्स क्या, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं भी आपको बताती हूँ, एक मिनट दो, मैं एक बार ये पूरा पढ़ लूं फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आगे आओ। इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड एंड 25 मेंबर्ड रिंग, क्या बोला है, इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग, ओ सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने। इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग। इसको तो कहीं पे अलग से लिख लो कि 20 क्या होते हैं इसमें, 6 मेंबर्ड रिंग होंगी, एंड 5 क्या होगा तुम्हारा, 12 मेंबर्ड रिंग होगा इन केस ऑफ C60,
इन केस ऑफ C60। यही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मेंबर रिंग होगी ना हाँ जी, मैम, एक सेकेंड, मेंबर एक रिंग एक होगी। मिनट रुको, उल्टा हो गया क्या? क्या बोल दिया मैंने, एक सेकेंड रुको, सॉरी। यस मैम। 12 कितनी होंगी आपकी? 5 मेंबर रिंग होंगी। इसको निकालने का भी तरीका है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, ये तो मैंने आपको C60 का सिखाया, अगर मान लो वो C70 का पूछे तो क्या करोगे आप? हमें तो भैया सी स्ट्रक्चर ही C60 का पड़ा है, और ये रट्टा रट्टा आया था, हमें तो पता ही है कि 6 मेंबर रिंग 20 होती है और 12 5 मेंबर। लेकिन अगर C70 का पूछ लिया तो क्या करेंगे? देखो, 5 मेंबर रिंग तो फिक्स ही रहेंगी, 12 ही रहेंगी। लेकिन अगर आपको ये पता लगानी है कि उसमें 6 मेंबर रिंग कितनी होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 - 10 का। लिख सकते हो, n/2 - 10 का फॉर्मूला है। n क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है? 70 ना। तो देखना कितना आएगा सोल्व Yes, करने ma'am. में, 25। यस मैम। हाँ, तो 25 यहाँ पे क्या हो जाएंगी? 6 मेंबर रिंग हो जाएंगी। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर मैं C60 का निकाल के देखूं तो 60/2 - 10 यानी कि 30 - 10 20, और वही हमारा आया था। तो मैम 5 मेंबर वाली फिक्स ही रहेंगी। हाँ, 5 मेंबर वाली 12 ही रहेंगी, बाकी उसको निकालने के लिए आप Okay, फॉर्मूला लिख सकते हो n/2 - 10। अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन लिख लो, है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपसे जनरली C60 का ही पूछते हैं। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो एक बार, यहाँ पे ना ध्यान से देखना कि जो आपकी 6 मेंबर रिंग है, इसको पकड़ लो। रुको, मैं ना चेंज करती हूँ, इसको पकड़ लो, ये वाली 6 मेंबर रिंग को देखना एक बार, देख पा रहे हो? यस मैम। तो जो Yes, ma'am. ध्यान से सुनो, जो ये 6 मेंबर रिंग है, इसको मैं कलर कर लेती हूँ। ये 5 मेंबर से भी अटैच है, देखना एक बार, और 6 मेंबर से भी अटैच है। क्या सारे देख पा रहे हो? ये देखो, यस मैम, दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करो कि जो 6 मेंबर रिंग है वो फ्यूज्ड है किसके साथ? 5 के साथ भी, एज वेल एज 6 वाले के साथ। ये वाला पॉइंट जल्दी लिखो, फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे लिखा ही हुआ है वैसे कि a 6 member ring is fused with 6 or 5 member, but a 5 member ring can only fuse with 6 member ring। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बात करेंगे 5 member ring की, तो वो सिर्फ 6 member के साथ है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू? आयुष क्या शेयर कर रहा है बेटा? इतना टाइम है तुम्हारे पास, देख पा रहे हो कि 5 वाली तो सिर्फ 6 वाले के साथ फ्यूज है, लेकिन जो आपकी 6 वाली है वो 5 के साथ भी फ्यूज है एंड 6 वाले के साथ भी फ्यूज है। हाँ या ना? यस मैम। चलिए, यस मैम। यस मैम। मैम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है? ऑल कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। मान लो ये कार्बन को पकड़ लिया मैंने, 1 2 3, sp2 है, यानी कि इसमें भी क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यानी कि भी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ओके, शाबाश। यहाँ पे आओ, 3 sigma bond with 3 carbon atom, the remaining electron at each carbon is delocalized, which in turn give aromatic character. The bowl shaped molecule has 60 vertices and each one is occupied 1 carbon atom. It also contain both single and double bond with CC distances 143.5 and 138.3 picometer respectively. समझ में आया क्या लाइन बोली मैंने? हम लास्ट वाली समझा दीजिए। मैंने ये बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या इसमें भी क्या करेगा? वो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेगा, डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। तो सीसी अगर सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो 143.5 है, बट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के आ जाने की वजह से उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 138.3 पिकोमीटर। ओके मैम। जच गया सब कुछ? यस मैम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अरे म्यूट कर दो, क्या कर रहे हो? ओके, तो अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो फुलरिन सबसे, सॉरी, कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? ग्रेफाइट होगा, देन डायमंड होगा, देन फुलरिन होगा। एक बार ना जल्दी से अपनी एनसीईआरटी ओपन करो और डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन पढ़ दो, देन मैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन पे आती हूँ। जल्दी रिवाइज करो, जल्दी।
मैम हाँ बेटा, मैम ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है 370 और ये 660 वाला, क्या मतलब ये दोबारा एक बार बता दीजिए। देखो ये होता है जनरल फॉर्मूला फुल रिंग का। आप ये ध्यान रखेंगे चाहे कोई भी हो, C60 हो, C70 हो या कोई भी हो, 5 मेंबर रिंग उसमें 12 ही होंगी। बट अगर आपको पता लगाना है कि कितनी 6 मेंबर रिंग होंगी, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो n/2 - 10 है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ जी, ओके ओके मैम। ठीक है, शाबाश। चलिए, ओके, नेक्स्ट आते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। देखो जितना हो जाएगा ठीक है, मतलब बता देना। 1 घंटा 356 हो गया ना, आधा घंटा और लूंगी एक्स्ट्रा क्लास, जो रह जाएगा फिर हम कल वाली क्लास में करेंगे। हाँ आशुतोष बोलो। मैम इलेक्ट्रिक आर्क बता देना। कहाँ है इलेक्ट्रिक आर्क? अच्छा, ये कुछ नहीं है, ग्रेफाइट को जब बहुत ज्यादा गर्म करते हो, बहुत ही ज्यादा, तब आपका फुलरिन बनता है, बस यही लिखा होगा इसमें, और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक आर्क वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ मैम डायमंड और ग्रेफाइट भी वो है ना, ओनली प्योर प्योर है ना, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। हाँ ओके मैम। मैम क्योंकि इसमें फ्लोरीन में लिखा हुआ है ना कि ओनली हाँ प्योर फॉर्म ऑफ हाँ, उसमें कार्बन नहीं है ये। लिखा हुआ। दिखा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। कहाँ पे कहाँ गई मैं? एक मिनट रुको, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दसूती मटेरियल, ओके। प्योर फॉर्म ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें डेंगलिंग बोन्स नहीं है ना, क्या बोलते हैं, इसमें डेंगलिंग बोन्स नहीं है ना, जबकि उसमें है, तो इसलिए बोला गया ओनली प्योर फॉर्म ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, कार्बन, बस। ठीक है, ओके अगर कोई आपसे पूछे क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो ये तीनों ही है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। अभी आओ, रट्टा मारने वाला काम क्या है, आप लोगों को मैं जो बताती जाऊंगी ना, उस पे अंडरलाइन करते जाना अपनी बुक में, वही इंपॉर्टेंट है और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। आपको पता है ना, अभी कुछ और, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें कुछ और कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, जिसमें से फर्स्ट है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो, अगर कार्बन को O2 लिमिटेड सप्लाई में मिलता है, तो आपको क्या जनरेट होता है? CO मिलता है। ठीक है, मैं कलर वाला ले रही हूँ, रेड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर यील्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लो स्मॉल स्केल पे बनाना है और आप चाहते हो कि मुझे प्योर CO मिले, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? फॉर्मिक एसिड लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको ट्रीट करवाओ। और आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर बाहर निकालेगा और आपको CO मिल जाएगा। तो ये क्या है? ऑन स्मॉल स्केल। उसके बाद है कमर्शियल स्केल पे आप CO कैसे बना सकते हो? अगर आप कार्बन की रिएक्शन, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक, यानी कि कार्बन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है? CO और H2 का मिक्सचर मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं, और सिन गैस भी बोलते हैं, या आप बोलते हो इसको सिंथेसिस गैस बोलते हैं। और आपको पता है ये हमारा 10th में भी आता था, और इवन ये आपका JEE मेन हो चाहे नीट हो, वहां पे भी पूछते हैं कि CO और H2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोल दो या सिन गैस बोल दो। ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि व्हेन एयर इज यूज इंस्टेड ऑफ स्टीम, तो उसमें नाइट्रोजन भैया भी आ जाएंगे। उसमें आपको जो मिक्सचर मिलेगा वो CO + N2 का मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। याद रहेगा, CO और H2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? CO और N2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। CO और वाटर के मिक्सचर को वाटर गैस और नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस। हाँ, वाटर गैस को सिन गैस भी बोल दो, तो ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद मैम प्रॉपर्टीज भी बता दो थोड़ी बहुत। किसकी प्रॉपर्टीज? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो आपका CO होता है वो कलरलेस, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्युबल गैस है। इस पे अंडरलाइन करो, जैसे मैंने डार्क किया ना, आप अपनी एनसीईआरटी में करो। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेरिंगली सोल्युबल होता है या वाटर सोल्युबल होता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्युबल गैस है, वाटर में सोल्युबल नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको अंडरलाइन करो कि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझ रहे हो ना, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। और किसको रिड्यूस करता है ये? ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड अदर देन दोज ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल
एल्यूमिनियम एंड अ फ्यू ट्रांजिशन मेटल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ CO, एक बार पढ़ने दो, इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। और सिर्फ इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि CO पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी सारी लाइन बेशक मत अंडरलाइन करना। उसके बाद ये 2 रिएक्शन और कर लेना, इससे आपको क्या पता चलेगा, CO दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि देखो इधर देख पा रहे हो, Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया Fe में और खुद ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये इक्वेशन? यस मैम। ऐसे ही उसने जिंक को भी क्या किया, खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके वो जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 रिएक्शन जस्ट एक बार देख लेना, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि वाटर इनसोल्युबल गैस है आपकी CO, ठीक है मैम। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि जो CO का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को आना चाहिए। CO का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है एंड सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा और 2 pi. 2 2 pi। दूसरा क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे ना बीच में से घुस घुस के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर टोटली फोकस होके पढ़ना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन CO मॉलिक्यूल एक्ट एज अ डोनर रिएक्ट विद सर्टेन मेटल व्हेन हीटेड टू मेटल कार्बोनिल। कराया था मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स में, याद करो, अगर जिसने मेरे साथ क्लास अटेंड की थी मैंने कराया था, अगर किसी ने नहीं किया तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेटल कार्बोनिल्स पे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिगेंड होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर भी होता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनिल्स बनाते हैं, लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हाईली पॉइजनस गैस CO बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन का प्यार है ऑक्सीजन का, वो लंग्स में लेके जाता है, तो उससे 300 गुना ज्यादा प्यार हीमोग्लोबिन को CO के साथ है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो भैया क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या होगा, लिमिटेड सप्लाई में CO2 जनरेट नहीं होगा, CO मिलेगा हमें, और CO हीमोग्लोबिन के साथ 300 टाइम्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है देन O2, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो इधर, दिस प्रिवेंट हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड, ये क्या लिखा हुआ है, कॉर्पसल्स फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन राउंड द बॉडी एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन डेथ। बायो वाले बच्चे, वैसे जिनके पास बायो नहीं है वो भी समझ सकता है, यस ये तो मैम। पता ही है तुम लोगों को। Yes, मैम ma'am। इसको लेके आज दिन मतलब आंदोलन चलते ही रहते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी है। हाँ ये वाला तो हर जगह हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, वैसे ये ठीक है। तो इसमें से तुम लोगों को क्वेश्चन पता चल गया बेटा क्या होगा, असद जितने भी हो यहाँ पे सारे, यस मैम। शाबाश, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। Yes, ma'am। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने कार्बन के सॉरी CO को पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है CO2 को पढ़ना है। मैम इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल है, और इसमें भी 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखो, कार्बन की कंप्लीट कंबशन जब प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। कंबशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है ना, CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो आपको क्या मिलता है, CO2 प्लस पानी मिलता है, CO2 प्लस पानी मिलता है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई थी, वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट दो मुझे, ठीक है। चलिए उसके बाद है बेटा ये देखना, इधर लेबोरेटरी में कैसे बनाते हो इसको, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये रिएक्शन सारे लर्न करोगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ ट्रीट कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, पानी मिलता है और CO2 मिलता है, ठीक है। सिर्फ ये वाली रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप CO2 को कराते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसकी क्या होती है, व्हाइट टर्बिडिटी होती है। व्हाट इज टर्बिडिटी, देखो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, नीचे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, राइट, है ना। टर्बिडिटी क्या होती है, अगर वही प्रेसिपिटेट पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, पूरे सॉल्यूशन में फैल जाए तो उसको हम टर्बिडिटी बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ CO2 डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका 10th में भी है और आपका ये 12th में, हालांकि NCERT में नहीं है रिएक्शन, लेकिन करनी है तुम लोगों को, तो ये आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है।
याद आ रही है? ऐसी कुछ रिएक्शन पढ़ी थी हमने पहले, यस मैम। यस मैम। ठीक है? तो इस रिएक्शन को ध्यान रखोगे। मैम और क्या है इसमें पढ़ने का? उसमें एक और ये है कि आपको ध्यान रखना है, ये देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है, कलरलेस ऑर्डरलेस है वो ठीक है, लो सोल्युबिलिटी है वाटर में, सीओ की भी लो, सीओ तो ऑलमोस्ट इनसोल्युबल था, इसका लो सोल्युबिलिटी, इट मींस ये क्या है, स्पेरिंगली बोलो सोल्युबल है, पूरा सोल्युबल नहीं है, हल्का फुल्का सोल्युबल है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बता रखी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये वीक एसिड की फॉर्मेशन करता है, उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? H2CO3 इज योर कार्बोनिक एसिड। मैम ये क्या होता है, वीकली डाइबेसिक होता है। डाइबेसिक का मतलब क्या है, इधर देखो, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो H+ देगा, दोबारा HCO3 नेगेटिव बनेगा तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक H+, तो 2 H+ मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं वीक डाइबेसिक एसिड है, डिसोसिएट होगा 2 स्टेप में। समझ रहे हो मेरी चीज? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 रिएक्शन, आपको ध्यान रखनी है इक्वेशन, ठीक है। तो आपका H2CO3 एंड HCO3 नेगेटिव बफर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है बिटवीन 7.26 एंड 7.42, ठीक है। एसिडिक होने की वजह से ये एल्कलीज के साथ कंबाइन होके मेटल कार्बोनेट्स बनाता है। तो ये जितना भी मैंने नीचे वाली कहानी बताई है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो गए? यस मैम, मोस्ट ऑफ वैसे बात मतलब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो सिंपल तरीका है, हम कोयला जला लो बन जाएगा, इसमें मतलब इतना झमेला क्यों कर? हाँ ठीक है, वो बना लेना आज घर पे, लेकिन पेपर में नहीं काम आएगा ना वो वाला तरीका। ये ब्लड के अंदर की बात बताई जा रही है, आपने ठीक के है, पास आई थिंक बायो नहीं है, ठीक ह्यूमन है। पीसीओ में मैम पढ़ वो तो रखा है। मीथेन होता है ना शायद। क्या हुआ बेटा? मैम जो कोल होता है वो शायद मीथेन ही तो होता है शायद। हाँ, कार्बन का कंपाउंड होता है वो, जैसे इसमें देखो सिंपल लिखा है कार्बन, अभी वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके, अभी वो मिथेन हो सकता है, ठीक है, कोई और भी हो सकता है, कोल, कोक, ये सब हो सकता है। मीथेन गैस होती है। ओके, इसमें आगे पढ़ो, हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ मिथेन गैस नहीं होती, और भी गैसेस होती हैं। आपकी पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, उसमें मिथेन नहीं होती, और भी होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है। तो CH4 को मत हमेशा लेके झंडा खड़े हो जाया करो कि सिर्फ CH4 ही मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में ब्यूटेन गैस भी होती है। आपके सिलेंडर में कौन सी गैस है कल बताना मेरे को। चलो आगे आ जाओ। इन CO2 मॉलिक्यूल्स, इधर आओ, कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, देखना एक बार, बनाओ इसको, sp है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्लियर है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो है, कौन सी गैस है ये पूछ रही हूँ, कल बताना मेरे को, ठीक है। चलो, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तो सिर्फ ये बता रहे कि कैसे कैसे ये CO2 का बॉन्ड बना है। यहाँ पे आओ, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, p-pi बॉन्डिंग है, ये आपको पता है कार्बन बनाता है। दिस रिजल्ट इन लीनियर शेप, ये भी आपको पता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है और बॉन्ड लेंथ बता रखा है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना है, क्या होगा, 2 होता है इसका बॉन्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। यस कितना रह गया? मैम आपने फुल रेंज का नहीं बताया बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेटा उसका 1 से ज्यादा होता है, ओके मैम। क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉन, वैल्यू नहीं करनी ना। हाँ जी लिखवाया था मैंने, शायद लिखवाया नहीं लेकिन बताया जरूर था कि 1 से ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, मैम जिसकी उसकी वजह से वैल्यू नहीं बताई थी ना डीलिक्विफाइजेशन करेंगे। इसलिए। हाँ जी, मैम उसकी वैल्यू नहीं याद करनी ना। ना 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 ना, वैल्यू नहीं याद करनी है, बस ये ध्यान रखना 1 से ज्यादा होता है। उसके बाद सिलिकेट्स करें या कल करें, जल्दी बताओ। मैम कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। आज ही कर लें क्या, बैठे हो क्या? देखो कुछ भी नहीं है इसमें, इधर देखो, सिलिकेट्स क्या होते हैं तुम्हारे, ये यूनिट होती है तुम्हारी SiO4 4 नेगेटिव की, ठीक है। तो इस तरह से होता है, देख पा रहे हो, टेट्राहेड्रल रीअरेंजमेंट, सॉरी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। सिलिकॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन होते हैं, 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इसको बुक में दिखाने का तरीका ये है, ठीक है, ये दिखा रहा है आपको सिलिकॉन, और ये गोला सा आपको दिखा रखा है, इसके अंदर सर्कल दिखा रखा है ऑक्सीजन। तो ये आपका जनरल यूनिट होती है सिलिकेट की, एक बेसिक यूनिट, अगर बेसिक जनरल यूनिट आपसे कोई पूछे तो वो सिलिकेट की ये होती है, ठीक है। अभी आपके अगर आपने NCERT को पढ़ा होगा तो NCERT में ना इनके नाम तो दे रखे हैं,
ऑर्थो, पायरो, चेन, साइक्लिक, सिलिकेट, लेकिन ना इनके फॉर्मूले वगैरह नहीं दे रखे। तो अगर एनसीईआरटी ने इनके नाम लिख दिए ना, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा या इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके ऑर्थो सिलिकेट होते हैं, इनको आप सिलिकेट बोल दो या ऑर्थो सिलिकेट बोल दो। SiO, अभी मेरे साथ ही लर्न करोगे, घर पे सिर्फ आपको 10 मिनट रिवाइज करना है, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो ऑर्थो सिलिकेट क्या होता है? SiO4 4 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीजन एक भी शेयर्ड नहीं होता किसी दूसरे सिलिकॉन के साथ। क्या आपको दिख रहा है कहीं पे कोई ऑक्सीजन शेयर्ड हो किसी दूसरे सिलिकॉन वाले उसके साथ, यूनिट के साथ? नहीं दिख रहा? तो यहाँ पे मैंने लिखा है शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम अंडा 0। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, सो गए क्या? ऑर्थो सिलिकेट। उसके बाद होता है पायरो सिलिकेट, इसको आप सोरो सिलिकेट भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सोरो सिलिकेट। अगर आप दो ऑर्थो सिलिकेट की यूनिट को ले आएंगे आपस में, तो वो क्या बन जाएगा? पायरोसिलिकेट बन जाएगा। और इसमें क्या होता है? एक ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। मैम कैसे होती है? ये देखो, ये बनाया हुआ इधर, ये दिख रहा है आपको? ये ऑक्सीजन इस वाली यूनिट के साथ भी है और इस वाली यूनिट के साथ भी है, तो एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहा है, शेयरिंग ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन केस ऑफ पायरोसिलिकेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Si2O7 6 नेगेटिव। आप लोग देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5 6 7। देख पा रहे हैं? Si2O7 6 नेगेटिव इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बेशक उठा के देख लेना अपना जेईई मेन का पेपर। आगे चलूं, उसके बाद है चेन और साइक्लिक सिलिकेट। देखो चेन में क्या होता है? चेन में पूरी चेन होगी, साइक्लिक में साइक्लिक फॉर्म बनी होगी, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये रहता है SiO3N2N नेगेटिव। क्या रहता है? SI क्या सिलिकॉन है, पता है ना? SiO3N2N नेगेटिव। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम की शेयरिंग होती है। 2D में क्या होता है? ये आपको ध्यान रखना है, आपको लर्न करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। Si2O5N, N मतलब कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, साइक्लिक में तो N होगा, लेकिन चेन में हम जनरली N नहीं लगते, क्योंकि चेन में इनफाइनाइट यूनिट्स होती है, लेकिन फॉर्मूला यही रहता है, ठीक है? ओके, इसमें क्या होगा? कितने शेयर्ड होंगे ऑक्सीजन? 3 होंगे। 3D में क्या होगा? SiO2 की पावर N, पावर नहीं होगी, मतलब उसके ब्रैकेट के बाहर N, और 4 ऑक्सीजन एटम क्या होंगे? यहाँ पे शेयर्ड होंगे। तो अभी जल्दी से जल्दी इस स्लाइड स्क्रीन में जो भी आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, जल्दी 2 मिनट में रिवाइज करो, ताकि मैं फिर आगे चलूं, आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं इन सबके, साइक्लिक सिलिकेट में कैसा होता है। देखो जल्दी, इसको जल्दी लर्न कर लो, जनरल फॉर्मूले को। 37 स्टूडेंट्स है, फिर मैं आगे चलती हूँ। कर लिया? फिर से रिवाइज कराऊं? SiO4 4 नेगेटिव, पायरोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, Si2O7 6 नेगेटिव। चेन में फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं, जबकि साइक्लिक में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स रहती हैं। जनरल फॉर्मूला यही रहता है, 2D और 3D का आपके सामने है, ठीक है? ओके, तो 0 1 2 3 4 आपको ध्यान रखना है कितने ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे। जैसे देखो साइक्लिक सिलिकेट में मैंने कितने बताए बेटा? देखना इधर, 2 बताए। तो आप लोगों को दिख पा रहा है? ये देखो, ये देखो, ये 2 शेयर्ड है दूसरी यूनिट के साथ, दिख पा रहे हैं आपको? ठीक है? वही बने हुए, देखो, समझ रहे हो? तो ये किसका है? साइक्लिक। चेन में देखो क्या है? चेन में देखो, चेन में भी 2 हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक है? 2D 3D का मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। अगर मान लो तीनों शेयर्ड होते, मान लो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो फिर वो किस में आ जाता? 2D में आ जाता। तो ये वाला भी शेयर होता, तो वो किस में आ जाता? 3D में आ जाता। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी बताओ, आगे मैम रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज किए बिना नहीं काम चलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका क्या होता है? SiO2 होता है। इसका स्ट्रक्चर ना अपने दिमाग में बिठा लो, इसका भी नेटवर्क केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 3D नेटवर्क सॉलिड है, और हर एक सिलिकॉन का अरेंजमेंट कैसा है? टेट्राहेड्रल रीअरेंजमेंट है।
देख पा रहे हो 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है और हर एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है। इधर देखो, in a tetrahedral manner to 4 oxygen atom and each oxygen atom in turn covalently bonded to another silicon atom as shown in diagram। क्या आप लोग देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Each corner is shared with another tetrahedron. The entire crystal may be considered as a giant molecule, मतलब बड़ा, in which 8 membered rings are formed with alternate silicon and oxygen atoms। ये देखो, ये बनी 4 4 8 है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे। ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो कि स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अच्छा, मुझे एक चीज याद आई है, जो मैंने तुम लोगों को B2H6 का स्ट्रक्चर बताया था डाइबोरेन में, उसमें बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कोई बताएगा? ये बताया ना, मेरे को याद आ गया, शायद मैंने वहां पे मतलब आपसे पूछा नहीं है। मैम sp3 होगी। हाँ, sp3 होगी, बस यही पूछना था। ठीक है, वहां पे लिख लेना नोट्स में। चलो आगे आओ, इधर देखो, यहाँ पे आओ। सिलिकॉन नॉर्मल फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता भाई। क्यों नहीं करता? सिलिकॉन नहीं, सिलिका क्यों नहीं करता? नेटवर्क केज लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, जो आपका सिलिका है ना, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, ना ही वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, काटा मारो, ना ही वो डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, काटा मारो, ना ही वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, काटा मारो, ना ही वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, काटा मारो। लेकिन वो क्या करता है, HF और NOH के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे तो भैया नेटवर्क केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन HF और NOH के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों रिएक्ट करता है? आगे आओ, क्या बना लेता है, पहले ये देखो। जब आपका सिलिका NOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सिलिकेट मिलेगा, Na2SiO3। ये क्यों बना? क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा प्यार है, इससे रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही जब आपका सिलिका HF के साथ कंबाइन होगा तो आपको मिलेगा SiF4, लेकिन अगर आप एक्सेस में HF डाल देंगे तो आपको मिलेगा H2SiF6। ये क्यों बना? क्योंकि सिलिकॉन और फ्लोरीन में बहुत प्यार है, तभी ये रिएक्शन हो रही है। लेकिन ना तो हेलोजन के साथ होगी, ना डाइहाइड्रोजन के साथ होगी, ना ही एसिड, ना ही मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी। इससे ज्यादा सिलिका में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो ध्यान रखना, सिलिका जी NOH के साथ भी रिएक्ट करेंगे और HF के साथ भी रिएक्ट करेंगे। उसके बाद है सिलिकॉन्स क्या होता है मैम? ये होता है, ये वाली लिंकेज होती है इसमें, देखो ये वाली लिंकेज होती है, R2SiO लिंकेज होती है। ठीक है, इसी को रिपीट करते जाओगे तो आपके सिलिकॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है मैम, क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें यहाँ पे और डायरेक्ट ये रिएक्शन से हमें मतलब है, तो मैं आपको क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ कि मैं आपको बोलना क्या चाहूँ। बस 5 मिनट और चाहिए आप लोगों के। देखो, जब आप CH3Cl के रिएक्शन कराते हैं सिलिकॉन के साथ तो आपको मिलता है यहाँ पे CH3 यहाँ पे बैलेंसिंग कर देना। और जब आप इसकी बच्चे वाटर के साथ कराते हैं, अभी मैंने आपको रिएक्शन कराई थी, अगर 4 Cl है तो 4 वो रिप्लेस होके OH लग जाते थे। यहाँ कितने Cl हैं, जल्दी बोलो, तो कितने रिप्लेस होके लग जाएंगे? 2 लग जाएंगे। अच्छा, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ? क्या यस मैम। अगर मैं बहुत सारी यूनिट को ले लूंगी तो यहाँ पे देखो, पानी निकालो, यहाँ से भी पानी निकालो, क्या ऐसा कुछ बन जाएगा? यस मैम। एक मिनट रुको, ऐसा कुछ बन जाएगा? yes, यानी कि अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि अगर आपको लीनियर चेन बनानी है तो उसके लिए आप कौन सा लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल? ये वाला CH3 का होल ट्वाइस SiCl2। फिर बोल रही हूँ CH3 होल ट्वाइस SiCl2 अगर आपको लीनियर पॉलीमर चेन बनानी है। क्लियर हुआ एक पॉइंट मेरा? जल्दी बताओ। यस मैम। यहाँ पे स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिल रहा है अगर आप ये स्टार्टिंग मटेरियल। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है? 2 H है,
दोनों को जोड़ोगे पानी निकलेगा, चेन बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। मैम डाई मिथाइल ही लेना पड़ेगा या डाई इथाइल भी ले सकते हैं? हाँ आप ले लो, ये ले लो, ठीक है। ओके मैम। लेकिन ध्यान रखना Cl2 की दो मतलब दो Cl होने चाहिए, क्योंकि जब दो Cl होंगे तभी दो H बनेंगे, और जब दो H बनेंगे तभी वो आपका लीनियर पॉलीमर चेन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने ये ले लिया, एक Cl ले लिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक OH लगेगा। अभी इसकी एक रिएक्शन कराओ OH के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत अच्छा काम हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो चेन बनती जा रही है उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या लोगे, स्टार्टिंग मटेरियल ये लोगे, ट्राई मिथाइल सिलेन लोगे। यानी कि यहाँ से पानी निकलेगा, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से पानी निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म, चेन खत्म, काम खत्म, टर्मिनेशन हो जाएगा, खत्म चेन। इसको आगे बढ़ा के दिखाओ, आप नहीं बढ़ा पाओगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो चेन की लेंथ है उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय एडिंग CH3 का होल थ्राइस SiCl, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये बोलना चाहे कि भैया क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चाहिए हमें, मतलब हर साइड से पॉलीमर चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सबकी साइड से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा 4Cl। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा ये। क्यों मैम, इधर देखो, एक OH यहाँ आ जाएगा, फिर एक OH यहाँ आ जाएगा, और एक OH यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप जोड़ोगे ऊपर नीचे, तो एक ऊपर वाली से भी ऑक्सीजन वाटर निकलेगा, एक यहाँ से भी ऑक्सीजन निकलेगा, सॉरी पानी निकलेगा, और नीचे से भी। तो आप देख रहे हो ऊपर दाएं नीचे हर जगह से सिलिकॉन की यूनिट्स मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप ये लेते हो तो आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिल जाएगा। क्या मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो? क्या मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं? अगर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं तो देखो, O आगे जुड़ता जाएगा, O आगे जुड़ता जाएगा, ऐसे ही इसका आगे जुड़ता जाएगा, और ऐसे ही इसका आगे जुड़ता जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कर रही हूँ? यस मैम समझ। तो आपको लीनियर चेन पॉलीमर के लिए क्या चाहिए, टर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, मतलब अगर आपको कंट्रोल करना है चेन की लेंथ को, उसके लिए आपको क्या लेना है। अगर आप चाहते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं से मिले, तो क्या लेना चाहते हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आप क्या ले रहे हो। बस इससे ज्यादा सिलिकॉन्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा। लास्ट है जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, देखो इधर, अगर एल्यूमिनियम एटम्स को रिप्लेस कर दोगे आप, इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स, मतलब अगर आपके सिलिकॉन के कुछ एटम निकल के वहां पे एल्यूमिनियम के एटम्स आ जाएंगे, तो वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, उसको हम बोलते हैं जियोलाइट, और उसका नाम क्या है, एल्यूमिनोसिलिकेट, जो कि क्या करता है, एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। और ये कहाँ कहाँ काम आता है, जियोलाइट का यूज कहाँ है, आप लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में, कैटायन एक्सचेंजर्स में काम आता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम जियोलाइट्स का यूज करते हैं, और सबसे अच्छा जियोलाइट ये है ZSM5, जो कि क्या करता है, अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करता है। गैसोलीन क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। जियोलाइट में एल्यूमिनोसिलिकेट है, एल्यूमिनियम के एटम्स को रिप्लेस करना है सिलिकॉन के एटम्स के साथ, ठीक है। कैटायन एक्सचेंजर में होता है, ठीक है। और क्या होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स का एग्जांपल क्या है, फेल्डस्पार हो गया, जियोलाइट हो गया। जियोलाइट को आप ज्यादा यूज करते हो कैटलिस्ट की तरह, है ना, और क्या करते हो, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी जियोलाइट का आप यूज करते हो। हाँ जी, 32 कितने 34 स्टूडेंट्स रह गए हैं, बोलो क्या ग्रुप 14 पल्ले पड़ा तुम लोगों को? यस मैम पढ़ गया। इसके अलावा Yes, ma'am. मैंने तुम्हें एनसीईआरटी की एक लाइन करवा दी है। अभी मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारा 90% या 95% क्वेश्चंस तुम अपने जेमेन के ट्राई कर सकते हो। नीट वाले का तो वैसे ही सारा एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो नीट वालों को मैं बोलूंगी कि तुम्हारा 100% हो गया है। मैम आज जो क्वेश्चंस होंगे क्लास में आज शाम को? हाँ क्वेश्चन होंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो फिर वो लूंगी पहले, देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और बस फिर क्लास को छोड़ देंगे। मैम ग्रुप 13 के क्वेश्चन होंगे ना? नहीं दोनों के होंगे, दोनों के मिला के सिर्फ 43 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे। ओके मैम।